हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। वेलकम टू अपनी कक्षा। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको 12th फिजिकल केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर पढ़ाने वाला हूं, जो कि है केमिकल काइनेटिक्स। आपको जो नोट्स केमिकल काइनेटिक्स का दिया गया था, उसी नोट से ये वीडियो बनाई गई है और इसके अंदर मैंने पूरे टॉपिक वाइज एनसीईआरटी को कवर किया है। यहाँ पर आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा दिए गए हैं। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो इस 1.5 घंटे के खत्म होने के बाद आपके केमिकल काइनेटिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को, जो कि है केमिकल काइनेटिक्स। तो यार स्टार्ट करने से पहले मैं तुमसे कुछ बेसिक डिस्कशन करूंगा। यार देखो, जब हम कोई रिएक्शन देख रहे होते हैं तो उसमें हम 3 चीजें देखते हैं। पहली होती है फीजिबिलिटी। यार फीजिबिलिटी का मतलब होता है कि ये रिएक्शन होगा या नहीं होगा। तो 11th क्लास में यार तुमने एक चैप्टर पढ़ा था थर्मोडायनेमिक्स। यार उस चैप्टर में हम एनर्जी के बारे में बात करते हैं। तो हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जीज लेते हैं, उन्हें कंपेयर करके ये बताते हैं कि ये रिएक्शन होगा या नहीं होगा। अब देखो यार, डरना मत अगर तुम्हें वो चैप्टर बहुत अच्छे से याद नहीं है, क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स का थर्मोडायनेमिक्स से कोई बहुत ज़्यादा रिलेशन है नहीं। अगर कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो मैं तभी तुम्हें वो चीज़ एक्सप्लेन कर दूंगा। यार दूसरा होता है एक्सटेंट। यार एक्सटेंट का मतलब होता है ये जो रिएक्शन तुम करवा रहे हो, अगर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स ले रहे हो तो तुम्हें कितना प्रोडक्ट मिल जाएगा। यार थर्मोडायनेमिक्स की तरह ही ना, तुमने 11th क्लास में एक और चैप्टर पढ़ा होगा, केमिकल इक्विलिब्रियम। तो यार उस चैप्टर तुम बेसिकली रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन से ये देखते हो कि कितना प्रोडक्ट बनने वाला होगा। यार अगर थर्मोडायनेमिक्स की तरह तुम्हें ये चैप्टर बहुत अच्छे से याद नहीं है तो डरना मत, क्योंकि केमिकल इक्विलिब्रियम का भी केमिकल काइनेटिक्स में ना के बराबर इस्तेमाल होने वाला है। यार तीसरी है स्पीड। हम ये देखते हैं कि जो रिएक्शन हो रही है वो कितनी देर में कंप्लीट हो जाएगी। कंप्लीट ना भी सही तो हमें ये पता चल जाए कि जितना प्रोडक्ट तुम्हें चाहिए वो कितनी देर में बन जाएगा। तो यार जो ये स्पीड है, इससे रिलेटेड जो भी डिस्कशन होती है एक रिएक्शन के बारे में, उसे हम केमिकल काइनेटिक्स में करते हैं। यार तो एक बार एनसीईआरटी की तरफ चलते हैं। यहाँ पहले पेज पे तुम्हें यही 3 चीज़ें दे रखी हैं, फीजिबिलिटी, एक्सटेंट और स्पीड के बारे में। उसके बाद तुम्हें इसके कुछ डेली लाइफ यूजेस बता रखे हैं। एक बार उन यूजेस को भी डिस्कस कर लेते हैं। यार केमिकल काइनेटिक्स के डेली लाइफ में काफ़ी सारे यूजेस हैं। तो जब तुम बीमार होते हो तो तुम दवाई खाते हो, तो तुम्हें ये पता करना है कि वो दवाई तुम पे कितनी देर में असर करेगी। तो उसके लिए हम केमिकल काइनेटिक्स यूज़ करते हैं। एक और यूज इसका ये होता है कि जब तुम डेंटिस्ट के पास जाते हो और डेंटिस्ट तुम्हारे दांत में डेंटल फिलिंग करता है, तो उस फिलिंग को सेट होने में कितनी देर लगेगी। कॉमन हाउस होल्ड में इसका ये इस्तेमाल करते हैं कि अगर तुम खाना सपोज टेबल पे बाहर रख के जा रहे हो तो तुम्हें पता होना चाहिए ना कि कितनी देर में खाना खराब हो जाएगा। तो तुम उस टाइम से पहले आके खाना खा लोगे ताकि वो खराब ना हो। इसके लिए भी केमिकल काइनेटिक्स का यूज करते हैं हम। यार एक और यूज जो इसका किया जाता है वो होता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। जो तुम्हारा इंजन होता है ना, उसमें जो इग्निशन रिएक्शन होता है उसे कंट्रोल करने के लिए, ताकि जितनी पावर तुम्हें चाहिए इंजन सिर्फ तुम्हें उतनी पावर दे। एनसीईआरटी में जो अगला टॉपिक हमें दे रखा है वो है रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो जिस स्पीड की अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात करी थी यार, उसी को हम साइंटिफिक टर्म्स में रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। यार जनरली भी देखें तो जो रेट होता है ना, उसका हम इस्तेमाल करते हैं कि कोई क्वांटिटी अगर चेंज हो रही है ना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये देखने के लिए कि ये किस स्पीड से चेंज हो रही होगी या कितनी देर में कितना चेंज आ रहा होगा। तुम्हें अब तक रेट तो समझ आ गया होगा, लेकिन अगर पेपर में आएगा रेट ऑफ अ रिएक्शन तो तुम्हें उसकी कुछ डेफिनेशन लिखनी होगी। एक बार वो डेफिनेशन देख लेते हैं। तो केमिस्ट्री में हम डिफाइन करते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी स्पीशीज टेकिंग पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो पेपर में आएगा तो ये डेफिनेशन तुम लिख देना। यार इसका बेसिक मतलब ये है कि जो रिएक्शन हो रहा है उसमें किसी भी स्पीशीज की कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम जिस हिसाब से चेंज हो रही होगी ना, उसको हम रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। अब रेट एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो इसकी कुछ एसआई यूनिट्स हम डिफाइन करते हैं। तो अगर एक बार तुम फॉर्मूला देखो तो वो होता है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। तो जो यूनिट्स होंगी वो भी हमारी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम की यूनिट से आएगी। तो एक्वा स्टेट में अगर रिएक्शन हो रहा है तो जो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट होती है वो होती है मोल पर लीटर या मोलर, और जो चेंज इन टाइम की यूनिट होती है वो होती है सेकेंड। तो अगर इससे तुम रेट की यूनिट कैलकुलेट करोगे तो वो आएगी मोल पर लीटर पर सेकेंड या मोलर पर सेकेंड। लेकिन अगर रिएक्शन जो है वो गैसियस स्टेट में हो रहा है ना, तो हम कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट्स जो है वो प्रेशर में लेते हैं। प्रेशर की एसआई यूनिट होती है एटीएम। तो अगर गैसियस स्टेट में तुम रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट्स कैलकुलेट करोगे तो वो आएगी एटीएम पर सेकेंड। अब अगर कोई भी रिएक्शन तुम देखते हो तो उसमें 2 तरीके की स्पीशीज इन्वॉल्व होती हैं। पहली होती है रिएक्टेंट और दूसरी होती है प्रोडक्ट। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो तुम इन दोनों के रिस्पेक्ट में मेजर कर सकते हो। रिएक्टेंट्स के रिस्पेक्ट में जो डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन का रेट होता है ना रिएक्टेंट की, वो ही हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होता है। और प्रोडक्ट्स के रिस्पेक्ट में जो इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी वन प्रोडक्ट होता है वो हमारे रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर होता है। तो एक बार इसे कैलकुलेट करने के लिए ना एक काम करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें कुछ आर रिएक्टेंट से पी प्रोडक्ट बन रहा होगा। मान लेते हैं कि इन दोनों का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो है वो 1 है। तो अगर जनरल डेफिनेशन तुम रेट की लिखोगे तो वो आएगी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, या फिर डेल्टा सी बाय डेल्टा टी। अब इस रिएक्शन को हम विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट देखते हैं।
तो हम अज्यूम करते हैं कि कुछ T1 टाइम पे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन R1 थी और T2 टाइम पे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन R2 थी। जो T2 है वो T1 से बड़ा है, क्योंकि जो रिएक्टेंट है वो विद टाइम डिक्रीज होता जाएगा, इसलिए R2 जो है वो R1 से छोटा होगा अगर T2 जो है वो T1 से बड़ा है। तो जो डेल्टा R आएगा या चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R होगा वो होगा R2 माइनस R1, और वो एक नेगेटिव क्वांटिटी होगी। और जो डेल्टा T है वो होगा T2 माइनस T1। अब अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन को रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में लिखें तो रेट जो होगा वो होगा डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय चेंज इन टाइम, जो बराबर होगा माइनस डेल्टा R बाय डेल्टा T के। माइनस इसलिए आया क्योंकि हमें डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट देखना है, जो कि एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, लेकिन R2 माइनस R1 जो है वो एक नेगेटिव क्वांटिटी आएगी क्योंकि R2 छोटा है R1 से। तो ये बराबर होगा R2 माइनस R1 बाय T2 माइनस T1 होल के नेगेटिव के। अब अगर विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट्स इस रिएक्शन को देखें तो किसी T1 टाइम पे प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन P1 ले लेते हैं और किसी T2 टाइम पे प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन P2 ले लेते हैं। तो क्योंकि जो प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम बढ़ती जाएगी, तो P2 जो है वो बड़ा होगा P1 से, क्योंकि T2 जो है वो बड़ा है T1 से। तो जो डेल्टा P आएगा वो आएगा P2 माइनस P1, और जो डेल्टा T है वो हमारा आएगा T2 माइनस T1। अगर हम अब रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करें प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में तो वो होगा इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। ये बराबर होगा प्लस डेल्टा P बाय डेल्टा T के, जो बराबर होगा P2 माइनस P1 बाय T2 माइनस T1 के। अब क्योंकि जो रिएक्टेंट से और प्रोडक्ट से हमने रेट कैलकुलेट करा है वो सेम ही रिएक्शन का है, तो ऑब्वियस सी चीज है कि ये दोनों बराबर होंगे एक दूसरे के। इसलिए किसी भी रिएक्शन के लिए हम लिख सकते हैं जो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट है वो बराबर होगा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट्स के। यार अभी जो मैंने तुम्हें रिएक्शन दिखाया उसमें मैंने स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स को जानबूझकर 1 लिया था, क्योंकि अगर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स 1 के बराबर ना हो तो हम थोड़ा सा इक्वेशन में चेंज करते हैं। तो इक्वेशन में चेंज हम इस तरीके से करते हैं कि जो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट होता है या रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट होता है ना, उसे हम डिवाइड कर देते हैं उसके रिस्पेक्टिव स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से। तो अगर तुम्हारे पास कोई केमिकल इक्वेशन है जिसे तुमने बैलेंस किया और अब उसका रेट निकाल रहे हो, तो जो रेट की इक्वेशन होती है ना वो नॉर्मल वाली इक्वेशन से थोड़ी सी डिफरेंट होती है। एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें कैपिटल ए और कैपिटल बी रिएक्ट करके हमें कैपिटल सी और कैपिटल डी दे रहे हैं। कैपिटल ए का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट स्मॉल ए ले लो, कैपिटल बी का स्मॉल बी ले लो, कैपिटल सी का स्मॉल सी ले लो और कैपिटल डी का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट स्मॉल डी ले लेते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन को अगर मैं लिखूंगा तो वो माइनस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बाय चेंज इन टाइम के बराबर नहीं होगा, वो एक्चुअली बराबर होगा माइनस 1 बाय ए टाइम्स चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम के, जो दोबारा बराबर होगा माइनस 1 बाय बी टाइम्स चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम के, वो बराबर होगा 1 बाय सी टाइम्स चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम के, जो बराबर होगा 1 बाय डी टाइम्स चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। क्योंकि इस रिएक्शन में जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स थे वो 1 नहीं थे, इसलिए जो मैंने रेट की इक्वेशन लिखी तुम देख सकते हो उसमें मैंने हर एक के डिसअपियरेंस या अपीयरेंस के रेट को उसके रिस्पेक्टिव स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दिया है। जो ये एग्जाम्पल है ये आपके नोट्स में मेंशन है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है Hg लिक्विड, मतलब कि हमने क्या ले रखा है, पारा ले रखा है। ओके भैया, आगे रिएक्शन हमने कराया है Cl2 गैस के साथ, तो ये बन जाता है HgCl2 सॉलिड। यहाँ पर आपको बताना है कि रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपियरेंस इन दोनों में क्या रिलेशन है और ये किस तरीके से लिखे जाते हैं। तो देखो भैया, रेट ऑफ रिएक्शन जो होगी वो किसके बराबर होगी, वो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ Hg के बराबर होगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इस रिएक्शन की रेट वही होगी जिस रेट से ये Hg जो है अपने आप को डिसअपियर कर रहा होगा, मतलब कि जिस हिसाब से हमारा ये Hg जो है अपनी कंसंट्रेशन कम करेगा, मतलब कि अपने आप को डिसअपियर करेगा, तो उसी से वो रिएक्शन चलेगी। तो निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ Hg के बराबर होगी। सिमिलरली आप ये कह सकते हो कि इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ Cl2, क्योंकि मेरे भैया रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा, इस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशंस पे डिपेंड करेगा। और ये कंसंट्रेशंस अगर क्या होंगी, घटने लग जाएंगी, तो जो उसके घटने की रेट है वही एक्चुअली रेट ऑफ रिएक्शन है। अब हम बात करेंगे प्रोडक्ट HgCl2 के बारे में। देखो भैया, ये जो हमारा HgCl2 है वो जिस रेट से बन रहा होगा उसी रेट से ये वाले रिएक्शन चल रही होगी। कहने का मतलब हुआ कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ HgCl2। अब देखिए इन चीज़ों को कैसे लिखा जाता है, उनको लिख करके हम यहाँ पर देखेंगे। तो लिखा जाएगा रेट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस ऑफ चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ Hg डिवाइड बाई चेंज इन द टाइम। कहने का मतलब क्या हुआ भैया कि ये जो हमारा Hg है ये क्या कर रहा है, घट रहा है। अगर ये घट रहा है तो इसके सामने हम कौन सा साइन लगाएंगे,
माइनस साइन लगाएंगे। अब सवाल आता है भैया माइनस साइन हम क्यों लगाएंगे? हम इस वजह से लगाएंगे क्योंकि हमारा रेट क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। रेट जो है वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी। अरे भैया स्पीड को आप नेगेटिव में कैसे बताओगे? स्पीड तो एक हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, रेट यहां पर क्या होगी, एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी। तो हम रेट को पॉजिटिव बनाने के लिए सामने यहां पे माइनस लिखते हैं, क्योंकि डेल्टा एच जी की वैल्यू क्या आने वाली है, नेगेटिव आने वाली। तो ये वाला नेगेटिव और ये वाला नेगेटिव मिल करके पॉजिटिव हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो कि ये माइनस साइन हमने यहाँ पे क्यों लगाया है। ओके भैया, जो अभी हमने देखा ये क्या है, ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ एच जी है। क्योंकि हमने यहाँ पर डिसअपीयरेंस बोला है इस वजह से हमने यहाँ पे माइनस साइन लगा दिया है। और आगे यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ Cl2। अब Cl2 के डिसअपीयर होने के रेट कैसे बताएंगे, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 डिवाइड बाई चेंज इन द टाइम। ठीक है, जिस टाइम पीरियड में हमारा ये Cl2 का कंसंट्रेशन डिसअपीयर हो रहा होगा वही हमें रेट देगा। ये बात समझ में आ रही है? ओके, हमने क्योंकि यहां पर डिसअपीयरेंस शब्द लिखा है इस वजह से यहां पे हमें माइनस साइन लिखना होगा। या इसको इस तरीके से बोलो कि रेट को क्योंकि हमें पॉजिटिव रखना है और हमारा जो Cl2 की कंसंट्रेशन है वो घट रही है, इस वजह से ये वैल्यू तो नेगेटिव आने वाली है। तो हमने सामने पहले से ही नेगेटिव लगा रखा है ताकि ये दोनों मल्टीप्लाई होकर के पॉजिटिव हो जाएं और हमारा रेट जो है वो पॉजिटिव आए। अब आगे लिखा गया है कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ HgCl2। HgCl2 के अपीयर होने की जो रेट होगी वही जो है रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर होगी। तो भैया आप ये देखो कि HgCl2 के रिस्पेक्ट में आप रेट कैसे लिखोगे, तो आप लिखोगे चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ HgCl2 डिवाइड बाई द चेंज इन द टाइम। लेकिन ये जो चीज़ है ये खुद में क्या है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो सामने भी हमने पॉजिटिव साइन ही लिख रखा है। कुल मिला के ये वाला प्लस और यहाँ वाला प्लस मिलके क्या आएगा, प्लस ही आएगा। तो यहाँ पे हमने लिख रखा है रेट इज इक्वल टू दिस। तो इस तरीके से हमें रेट का ये इक्वेशन देखने को मिलता है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। अब चलिए इस वाले एग्जाम्पल पर डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए रिएक्शन क्या लिखा गया है, लिखा गया है 2HI जो कि गैसियस फेज में है वो बना रहा है H2 गैस प्लस I2 गैस। यहाँ पर H2 और I2 बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमने 2 मोल HI का ले रखा है, मतलब हमारे पास रिएक्टेंट के 2 मोल मौजूद हैं। तो देखो भैया जो ये रिएक्शन है ना, इस रिएक्शन की जो रेट होगी वो रेट जो है H2 और I2 के बनने की रेट के बराबर होगी। क्या बोल रहा हूं, H2 और I2 के बनने की रेट के बराबर होगी। मतलब कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ H2 एंड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ I2 इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन। हम आसानी से लिख सकते हैं, यहां पे कोई समस्या नहीं आने वाली। लेकिन चलिए अब बात कर लेते हैं इस HI वाले पार्ट की। जो ये HI है, जो ये हमारा रिएक्टेंट है, उसके हमें 2 मोल लगाने पड़ रहे हैं, तब हमें जाके इनके 1-1 मोल मिल रहे हैं। कहने का मतलब हुआ जब हम रिएक्शन की रेट निकालने जाएंगे तो उस रेट को बनाने में HI जो है दोगुनी रफ्तार से अपनी खपत कर रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ HI को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो वो जो है रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर हो जाएगी। तो इस तरीके से हमें ये चीज़ मिल जाती है, जहाँ पे मैं दोबारा पढ़ के बता देता हूँ कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ H2, मतलब कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन। आगे लिखा गया है कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ I2। कहने का मतलब हुआ कि इस I2 को बनाने की जो रेट है, या ये कहो I2 के बनने की जो रेट है, वो रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर है। और आगे लिखा जाएगा कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ HI डिवाइड बाई 2। यहां पर हमने डिवाइड बाई 2 क्यों किया, अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो वहां पे आप बताइए कि देखो भैया जो हमारा HI है उसके 2 मोल खर्च हो रहे हैं जब हम रिएक्शन को करा रहे हैं। तो इस वजह से हम बोलते हैं कि जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो जो है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ HI का आधा होगा। इस वजह से हम यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो चलिए देख लेते हैं भैया, यहाँ पे लिखा गया है रेट। क्या लिखा गया है, रेट R इज इक्वल टू द फॉर्मेशन ऑफ H2। यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, डेल्टा H2 डिवाइड बाई डेल्टा T। कहने का मतलब हुआ चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ H2 डिवाइड बाई चेंज इन द टाइम। अब की बार सामने प्लस क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर H2 का क्या हो रहा है, अपीयरेंस हो रहा है, वो बन रहा है एज अ प्रोडक्ट। आगे लिखा जाएगा प्लस चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ I2 डिवाइड बाई चेंज इन द टाइम। ओके भैया, यहाँ पे प्लस क्यों लगाया है, तो यहाँ पे आप बताइए, क्योंकि हम रेट ऑफ अपीयरेंस यहाँ पर लिख रहे हैं। और आगे जब हम लिखेंगे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ HI तो बताइए क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पर माइनस
चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ HI डिवाइड बाई चेंज इन द टाइम। जब इस चीज को आप कहाँ पुट करोगे, इस इक्वेशन में, और 2 से डिवाइड करोगे, तब जा करके आपको मिल रहा होगा ये वाला पार्ट। तो इस तरीके से इस रिएक्शन के लिए हमें ये एक्सप्रेशन मिल जाता है। अगला क्वेश्चन भी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस से रिलेटेड है, देख लेते हो क्या भैया। ये क्वेश्चन पूछा गया था CBSE 2018 के अंदर। क्वेश्चन कहता है फॉर द रिएक्शन 2 टाइम N2O5 गैस कन्वर्ट्स इनटू 4 टाइम NO2 प्लस O2। उसके बारे में बोला जा रहा है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 इज दिस। क्या बोला गया है कि NO2 के फॉर्मेशन की जो रेट है वो आ रही है 2.8 इंटू 10⁻³ मोलर पर सेकेंड। यहाँ पर मोलर जो शब्द लिखा उसका मतलब क्या है, मोल पर लीटर। और आगे लिखा जा रहा है कि कैलकुलेट द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5। यहाँ पर आपको NO2 के बनाने की मेथड दी गई है, मतलब कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 दिया गया है और उससे आपको डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 के बारे में बताना है। तो चलिए कर लेते हैं इसका डिस्कशन। देखो भैया यहाँ पर लिखा गया है ये रिएक्शन। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप बताइए रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 क्या लिखा जाएगा, तो शायद आप लिखने वाले होंगे इज इक्वल टू प्लस चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ NO2 डिवाइड बाई चेंज इन द टाइम। तो आपने क्या किया, NO2 के कंसंट्रेशन में जो चेंज है उसको टाइम से डिवाइड किया, तो आपको मिल जाएगा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2। ये बराबर होगा 2.8 इंटू 10⁻³ मोलर पर सेकेंड के। ठीक है भैया, तो हमें मिल गया है, देखो इतनी वैल्यू यहाँ पे। इसका हम आगे यूज करने वाले। हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5। चलिए भैया, तो पहले हम क्या करें, यहाँ पे हम अगर रेट लिख लें तो ज़्यादा फायदेमंद हो जाएगा। तो चलिए पहले लिख लेते हैं रेट। तो लिखा जाएगा रेट इज इक्वल टू -1/2। अब की बार मैंने -1/2 क्यों लिखा है, क्योंकि हम यहाँ पर N2O5 के डिसअपीयर होने की रेट लिखने वाले हैं। तो जब हम ऐसा लिखेंगे इस रिएक्शन के हिसाब से, तो देखो भैया यहाँ पे 2 क्या आएगा, स्टोइकोमेट्रिक कांस्टेंट आएगा। यहाँ पर जो ये 2 आया है उससे हम रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 को क्या करेंगे, डिवाइड बाई 2 कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि इस रिएक्शन के होने में N2O5 जो है दोगुनी रफ्तार से अपनी खपत कर रहा होगा, अपने आप को कम कर रहा होगा। इस वजह से हम यहाँ पर लिखते हैं रेट इज इक्वल टू -1/2 चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 डिवाइड बाई चेंज इन द टाइम। अगर हम इस रिएक्शन की रेट को NO2 के फॉर्म में लिखें तो हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे रेट इज इक्वल टू 1/4। अब की बार हमने 1/4 क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर ये जो 4 है ये स्टोइकोमेट्रिक कांस्टेंट हैं इस रिएक्शन में NO2 के लिए। और हमें क्या करना होता है रेट निकालते वक्त, इसको डिवाइड करना होता है स्टोइकोमेट्रिक कांस्टेंट से। तो वही काम हमने यहाँ पे किया हुआ। ओके भैया, आगे लिख रखा हमने चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ NO2 डिवाइड बाई चेंज इन द टाइम। तो इस तरीके से हमें ये रेट की एक एक्सप्रेशन मिल जाती है। देखो भैया ऊपर हमने लिखा हुआ था कि इसकी वैल्यू क्या है, इतनी है। तो चलिए पहले लिखते हैं कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 क्या लिखा जाएगा। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 क्या लिखोगे, माइनस चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 डिवाइड बाई चेंज इन द टाइम। सिंपल सी बात है ना भाई। अब की बार हमें क्या करना है, N2O5 को डिसअपीयर कराना और उसके रेट के बारे में बताना है। तो हम क्या करेंगे, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ, जिसको हम डिसअपीयर कर रहे हैं वो लिखेंगे और सामने माइनस का साइन लगाएंगे, एंड डिवाइड बाई क्या करेंगे, चेंज इन द टाइम कर देंगे। ओके भाई, यहाँ पर जो आप इतना पार्ट देख रहे हो ना, इतना पार्ट आपको देखिए यहाँ पे दिख जाएगा, ये माइनस साइन और इतना पार्ट। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या करोगे, इस 2 को इधर ला दोगे। जब आप इधर लाओगे तो यहाँ पे मिलेगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/4 इंटू दिस वैल्यू। क्या मिलेगा, इंटू दिस वैल्यू। क्या हमने कहीं पर ये चीज़ लिखा है, कहीं पे कैलकुलेट किया है? तो जवाब है हाँ। देखो भैया ये चीज़ हमने यहाँ पे लिख रखा है। तो इसकी जगह पे अब हम रखने वाले हैं 2.8 इंटू 10⁻³ तो हमने जब रखा यहाँ पे तो हमें टोटल मिला करके यहाँ पे वैल्यू मिलती है 1.4 इंटू 10⁻³ मोलर पर सेकेंड। आई होप आपको समझ में आया हो कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 को हमने कैसे निकाला। अगर आपको समझ नहीं आया है अभी भी, तो चलिए आपको एक क्विक रिवीजन देकर के जल्दी से समझा देता हूँ। देखो भैया, हमें दिया गया था रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, तो हमने क्या किया, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 की एक्सप्रेशन लिख करके इज इक्वल टू दिस कर दिया।
ओके हमें क्या निकालना था, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ दिस निकालना था। तो डिसअपियरेंस कह रहे हैं तो आप क्या करिए, यहाँ पर माइनस का साइन लगाइए और डिसअपियरेंस को दिखाने के लिए आप क्या करोगे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ दैट रिएक्टेंट डिवाइड बाई चेंज इन द टाइम, ये कर दिया। इसके बाद आप क्या करिए, रेट का एक्सप्रेशन लिखिए और उससे जो है इतने की वैल्यू जो है यहाँ पर लिख लीजिए और इसकी वैल्यू हमने यहाँ पर रख रखी थी, वही चीज़ हमने यहाँ पे देखिएगा पुट कर दिया तो हमें मिल जाता है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5। यार अगला टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो 3 तरीके के रिएक्शन होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। पहला होता है फास्ट, दूसरा होता है स्लो, तीसरा होता है मॉडरेट। यार फास्ट रिएक्शंस जो हैं वो बहुत तेज अकर कर जाते हैं और उन्हें कई बार ऑब्जर्व करना भी बहुत मुश्किल होता है। जो स्लो रिएक्शंस होते हैं वो बहुत धीरे अकर करते हैं और कई बार बहुत साल ले लेते हैं अकर करने के लिए, इसलिए इन्हें ऑब्जर्व करना भी बहुत मुश्किल होता है हमारे लिए। जो मॉडरेट रिएक्शन है ये एक फाइनाइट टाइम में खत्म हो जाते हैं। तो जो केमिस्ट्री लैब में हम रिएक्शंस करते हैं वो मोस्टली मॉडरेट रिएक्शंस ही होते हैं और उन्हें हम इजीली ऑब्जर्व करके उनके बारे में स्टडी कर सकते हैं। तो यार फास्ट रिएक्शन का एक एग्जांपल है द कंबशन रिएक्शन इन क्रैकर्स। तो जो क्रैकर्स होते हैं वो एकदम इंस्टेंटली फट जाते हैं और इसी रीजन से वो देखने में भी अच्छे लगते हैं। स्लो रिएक्शन का एक एग्जांपल है डायमंड की ग्रेफाइट में कन्वर्जन। अब जो डायमंड है वो एक्चुअली ग्रेफाइट में कन्वर्ट होता है, लेकिन वो इतनी धीरे कन्वर्ट होता है कि वो एक्चुअली ऑब्जर्वेबल ही नहीं होता। मतलब तुम डायमंड को 100 साल तक भी स्टोर करके रखोगे ना, तब भी तुम्हें फर्क पता नहीं चलेगा कि वो ग्रेफाइट में कन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ। ये रिएक्शन इतनी स्लो होती है। यार मॉडरेट रिएक्शन का एक एग्जांपल होता है अमोनिया की डिकम्पोजिशन, जिससे हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस बनती है। इसकी बैलेंस इक्वेशन होती है 2 मॉलिक्यूल अमोनिया हमें टूट के 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन गैस और 1 मॉलिक्यूल नाइट्रोजन गैस देते हैं। तो यार केमिस्ट्री में हम 3 तरीके से रेट डिफाइन कर सकते हैं। पहला होता है एवरेज, दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस और तीसरा होता है इनिशियल। यार ये 3 जो है ना, ये तुमने जो फिजिक्स में एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड और इनिशियल स्पीड पढ़ा है ना, बिल्कुल उसकी तरह होता है। तो जो एवरेज रेट होता है वो कैलकुलेट किया जाता है किसी एक गिवन टाइम इंटरवल के बीच में। जो इंस्टेंटेनियस रेट होता है वो कैलकुलेट किया जाता है किसी एक स्पेसिफिक इंस्टेंट पे। तो जब रिएक्शन बिल्कुल स्टार्ट हुई थी तो जो रेट होता है उसको हम इनिशियल रेट बोलते हैं। अगर तुम्हें अभी भी इतनी क्लैरिटी नहीं मिल रही है ना इसके बारे में, तो एक एग्जांपल से मैं तुम्हें समझाता हूँ। मान लो किसी ए पॉइंट से तुम किसी बी पॉइंट पे जा रहे हो। t=0 पे तुम ए से चले और t= किसी कैपिटल टी पे तुम बी पे पहुंच गए। इस जर्नी के बीच में सपोज तुम t1 टाइम पे यहाँ थे और t2 टाइम पे यहाँ थे और ये जो डिस्टेंस है इसके बीच में वो कुछ x था। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि t1 t2 के बीच में तुम्हारी एवरेज स्पीड कितनी थी, तो कुछ नहीं करोगे, तुम बस इजीली ये x से ना t2 माइनस t1 को डिवाइड कर दोगे, क्योंकि x जो है वो तुम्हारा कितना डिस्टेंस ट्रैवल्ड है वो है और t2 माइनस t1 तुम्हारा हो जाएगा जो टाइम लगा तुम्हें डिस्टेंस ट्रैवल करने में। तो इससे तुम्हें एवरेज स्पीड मिल जाएगी। इसी तरीके से तुम किसी रिएक्शन के प्रोग्रेस के बेसिस पे एवरेज रेट कैलकुलेट कर सकते हो। अब इंस्टेड ऑफ दिस अगर मैं किसी स्पेसिफिक इंस्टेंट t3 पे तुमसे तुम्हारी स्पीड पूछूं, तो जो स्पीड तुम मुझे स्पीडोमीटर में देख के बताओगे वो तुम्हारी इंस्टेंटेनियस स्पीड हो जाएगी। सिमिलरली अगर रिएक्शन प्रोग्रेस कर रहा है किसी स्पेसिफिक टाइम पे मैं तुमसे तुम्हारा रेट पूछूं, तो जो रिएक्शन का रेट होगा ना वही इंस्टेंटेनियस रेट होगा उस स्पेसिफिक टाइम इंस्टेंट पे। यार अब जर्नी जस्ट स्टार्ट करते ही, इसका मतलब ए से जस्ट निकलते ही जो तुम्हारी गाड़ी की स्पीड होगी वो तुम्हारी इनिशियल स्पीड रही होगी। तो तुमसे अगर कोई तुम्हारी इनिशियल स्पीड पूछे तो तुम्हें कुछ नहीं करना, ए से जस्ट निकलते ही अपनी स्पीडोमीटर में स्पीड देखना और जो स्पीड आए वो बता देना, तो वो तुम्हारी इनिशियल स्पीड हो जाएगी। सिमिलरली एक रिएक्शन जब जैसे ही स्टार्ट हुआ होता है तो जिस रेट से वो प्रोग्रेस कर रहा होता है उसी रेट को हम इनिशियल रेट कहते हैं। यार जो सीबीएसई का अगला टॉपिक है वो है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ अ रिएक्शन, और इससे सीबीएसई ने 2015 में और दिल्ली में 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है यार वो 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला होता है कॉन्सेंट्रेशन। जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बढ़ने के साथ बढ़ता है। इसे समझने के लिए हम रेट लॉ का यूज करते हैं, जिससे हम लेक्चर 2 में डिटेल में डिस्कस करेंगे। दूसरा होता है टेम्परेचर। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो टेम्परेचर बढ़ने के साथ बढ़ता जाता है। इसको समझने के लिए अरेनियस ने एक इक्वेशन दी थी जिसकी डिटेल्ड स्टडी हम लेक्चर 4 में करने वाले हैं। तीसरा होता है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। यार किसी भी रिएक्शन के होने के लिए रिएक्टेंट के बॉन्ड टूटने बहुत जरूरी है, और जो डिफरेंट रिएक्टेंट्स होते हैं उनके बॉन्ड टूटने के लिए डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जीज रिक्वायर्ड होती है। तो जिसके बॉन्ड जितनी इजीली टूट जाएंगे वो उतनी इजीली रिएक्ट कर जाएगा और उसका रेट ऑफ रिएक्शन ना उतना ही बढ़ जाएगा। या चौथा होता है कैटलिस्ट। तो जो कैटलिस्ट होता है वो बेसिकली रिएक्शन की स्पीड कम या ज्यादा करता है, पर वो ऐसा करने के लिए ना रिएक्शन का पूरा मैकेनिज्म ही चेंज कर देता है और वो खुद रिएक्शन में कभी कंज्यूम भी नहीं होता। तो बेसिकली जो रिएक्शंस होते हैं वो कोलिजन की वजह से होते हैं। तो अगर हम कोलिजन्स को किसी तरीके से बढ़ा या घटा सके तो रिएक्शन के रेट को भी हम अपने हिसाब से बढ़ा या घटा सकते होंगे। कोलिजन बढ़ाने के लिए हम रिएक्टेंट्स की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, जिससे कोलिजन्स बढ़ जाएंगी और रिएक्शन का रेट अपने आप बढ़ जाएगा। सिमिलरली कोलिजन्स कम करने के हम रिएक्टेंट की क्वांटिटी कम कर सकते हैं, जिससे कोलिजन्स कम होंगी और रिएक्शन का रेट भी अपने आप कम हो जाएगा। तो इसी को एक्सप्लेन करने के लिए यार हम एनसीईआरटी का अगला टॉपिक देखते हैं जो है रेट एक्सप्रेशन एंड रेट कांस्टेंट।
तो यार रेट ऑफ रिएक्शन और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच में एक रिलेशन डिराइव करा गया, जिससे हमें ये पता चला कि जो रेट है वो कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर n से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम इस रिलेशन में कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करा दे तो ये एक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मान लेते हैं वो कांस्टेंट कुछ k है, तो हमारे पास इक्वेशन आ गई रेट इज इक्वल टू k टाइम्स रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन की पावर n। अगर हम रेट को लिखें माइनस dr/dt, जहां पे ये r जो है वो एक्चुअली रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है, तो ये जो इक्वेशन हमारे पास आई है ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है। इन्हीं दोनों इक्वेशंस को हम रेट लॉ या रेट एक्सप्रेशन बोलते हैं। और जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें जो ये k है उसको हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बोलते हैं, जिसे साइंटिफिक टर्म्स में ही रेट कांस्टेंट बोला गया है। तो यार अगर हम रेट लॉ की डेफिनेशन देखें तो वो होती है रेट लॉ इज द एक्सप्रेशन इन विच रिएक्शन रेट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स विद ईच टर्म रेज्ड टू सम पावर which may or may not be same as the stoichiometric coefficient of the reacting species in a balanced chemical reaction। इस रेट लॉ से हमें पता चलता है कि हम रेट ऑफ रिएक्शन को एज अ फंक्शन ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन लिख सकते हैं। कैसे? या तो हम किसी एक रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को फिक्स्ड कर दें और दूसरे को वैरी कराते जाए, या फिर हम साइमल्टेनियसली दोनों को वैरी कराते जाएं। एक एग्जांपल देखते हैं अब, जिसमें 2NO O2 गैस के साथ मिलकर 2NO2 गैस हमें देता है। जब इस रिएक्शन को लैब में करवाया गया तो हमें यह पता चला कि NO और O2 की डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस लेने पे जो रिएक्शन का रेट है वो डिफरेंट आता है। तो पहले एक्सपेरिमेंट में हमने NO की कॉन्सेंट्रेशन 0.3 मोलर मानी और O2 की 0.3 मोलर, तो जो रिएक्शन रेट हमारे पास आया वो आया 0.096 मोलर पर सेकेंड। दूसरे रिएक्शन में हमने NO की कॉन्सेंट्रेशन को ट्वाइस कर दिया और ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन को सेम रखा, तो जो रेट है वो हमारे पास आया 0.384 मोलर पर सेकेंड। तीसरे एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया, हमने जो NO है उसकी कॉन्सेंट्रेशन को एक्सपेरिमेंट 1 जितना रखा, लेकिन जो O2 की कॉन्सेंट्रेशन थी उसे डबल कर दिया, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास आया वो आया 0.192 मोलर पर सेकेंड। चौथे एक्सपेरिमेंट में हमने NO और O2 दोनों की कॉन्सेंट्रेशन को ही फर्स्ट वाले एक्सपेरिमेंट से डबल कर दिया और जो रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास आया वो आया 0.768। अगर इन चारों रिएक्शंस को हम ऑब्जर्व करें तो हमें पता चलता है कि जब NO की कॉन्सेंट्रेशन को डबल करा और O2 की कॉन्सेंट्रेशन सेम रखी थी तो जो रेट है वो बाय फैक्टर ऑफ 4 इंक्रीज करा, और जब NO की कॉन्सेंट्रेशन को सेम रखा और O2 की कॉन्सेंट्रेशन को डबल करा तो रेट जो है वो बाय द फैक्टर ऑफ 2 इंक्रीज करा। तो इससे हमें पता चला कि जो रेट लॉ में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर होती है, एक तो वो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स पे डिपेंड नहीं करती है, और वो बेसिकली हमें ये दिखाता है कि जो रिएक्शन है ये उस स्पेसिफिक रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन से कितना सेंसिटिव है। इसी n को हम ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन बोलते हैं और यही हमारा एनसीईआरटी में अगला टॉपिक है। तो अब ऑर्डर को एक्सप्लेन करने के लिए हम एक और एग्जांपल मान लेते हैं। तो एक काम करते हैं, अपना पुराना वाला एक केमिकल इक्वेशन दोबारा लेके आते हैं जिसमें कैपिटल ए और कैपिटल बी रिएक्ट कर रहे हैं और कैपिटल सी और कैपिटल डी हमें प्रोडक्ट में मिल रहे हैं, और जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स है वो कैपिटल ए के लिए स्मॉल ए, कैपिटल बी के लिए स्मॉल बी, कैपिटल सी के लिए स्मॉल डी और कैपिटल डी के लिए स्मॉल डी है। तो अगर मैं रेट लॉ लिखूं इस रिएक्शन के लिए तो हमारे पास आएगा रेट इज इक्वल टू k टाइम्स ए की कॉन्सेंट्रेशन की पावर x और B की कॉन्सेंट्रेशन की पावर y। अब ये जो x और y हैं ये कोई रैंडम नंबर्स हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ A और स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ B ही हो। तो ये जो हमारे पास रेट लॉ की इक्वेशन आई, इसमें जो x है उसे हम बोलते हैं x इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू A, और y जो है उसे हम बोलते हैं y इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू B, और जो इन टोटल पूरे रिएक्शन का ऑर्डर है वो बेसिकली हमारा होगा x प्लस y। अगर ऑर्डर की डेफिनेशन पेपर में पूछी जाए तो हम लिखेंगे द सम ऑफ पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स इन रेट लॉ एक्सप्रेशन इज नोन एज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर जो है तुम्हारा वो कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है, 0 हो सकता है या फ्रैक्शन भी हो सकता है, लेकिन कोई नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता। जो ऑर्डर हो रिएक्शन का विद रिस्पेक्ट टू किसी स्पेसिफिक स्पीशीज वो उस स्पीशीज के स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर हो, ये भी कोई जरूरी नहीं। अब क्योंकि स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से ही हम ऑर्डर को पता नहीं कर सकते, इसलिए जो रेट लॉ है किसी भी रिएक्शन के लिए उसे हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन देख के, और उसे एक्सपेरिमेंटली ही डिराइव करना पड़ता है कैलकुलेशन से। थ्योरेटिकली उसे प्रिडिक्ट करना इम्पॉसिबल होता है। अब तुम पूछोगे मेरे से कि ऐसा क्यों होता है, तो यार इसका रीजन ये होता है कि जो रिएक्शंस होते हैं वो जरूरी नहीं होते कि वो एक स्टेप में हो रहे हो। कुछ जो बहुत बड़े बड़े रिएक्शन होते हैं या बहुत कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होते हैं वो मल्टीपल स्टेप्स में हो रहे होते हैं, और जो रेट लॉ लिखते हैं हम उसका वो हम उसके सबसे स्लो स्टेप के बेसिस पे लिखते हैं, जिसको हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। इसे हम आगे पढ़ेंगे। तो इसके बेसिस पे यार दो तरीके के रिएक्शन होते हैं। पहला होता है एलिमेंट्री रिएक्शन और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। जो एलिमेंट्री रिएक्शंस होते हैं यार वो 1 स्टेप पे हो जाते हैं, और जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होते हैं वो बेसिकली एक सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शंस ही होता है। इस सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन को ही हम रिएक्शन का मैकेनिज्म बोलते हैं, और इन सारे एलिमेंट्री रिएक्शंस में से जो भी सबसे धीरे वाला रिएक्शन होता है उसको हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं उस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए।
तो यार पहला एग्जांपल है जिसमें CHCl3 Cl2 गैस के साथ मिलके CCl4 और HCl हमें देता है। इसका रेट लॉ जो हम लिखते हैं तो रेट बराबर आता है K टाइम्स CHCl3 की कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर 1 इंटू Cl2 की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर हाफ। तो जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाता है वो यहाँ से 1 आता है और यहाँ से हाफ आता है। इस रेट लॉ से CHCl3 के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 होता है और Cl2 के रिस्पेक्ट में ऑर्डर हाफ हो जाता है। तो जो टोटल रिएक्शन का ऑर्डर हो जाता है वो 1 प्लस हाफ इक्वल टू 1.5 होता है। तो यार सिमिलरली एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम ये देखेंगे कि ऑर्डर 0 कैसे हो सकता है। तो ये एक एग्जांपल है जिसमें CH3COO-C2H5 वाटर की प्रेजेंस में डिकम्पोज होकर हमें इथाइल अल्कोहल और इथेनोइक एसिड दे रहा है। तो अगर इस रिएक्शन के लिए हम रेट लॉ लिखते हैं तो हमारा आता है रेट इज इक्वल टू K टाइम्स CH3COO-C2H5 की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर 1 और H2O की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर 0। तो CH3COO-C2H5 के रिस्पेक्ट में इसका ऑर्डर हो जाता है 1 और H2O के रिस्पेक्ट में इसका ऑर्डर हो जाता है 0। तो जो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो हो जाता है 1 प्लस 0 इक्वल टू 1। इसमें आप देख सकते हो कि H2O जो है उसकी कॉन्सेंट्रेशन पे हमारा रेट डिपेंड ही नहीं कर रहा है, जबकि H2O एक रिएक्टेंट है और वो रिएक्शन में पार्ट भी ले रहा होगा। एक क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि फॉर ए रिएक्शन A प्लस B जिससे कि बन रहा है एक प्रोडक्ट P, उसके लिए अगर रेट लिखा जाए तो वो रेट इक्वेशन होगी रेट इज इक्वल टू K इंटू कंसनट्रेशन ऑफ A मल्टीप्लाइड बाई कंसनट्रेशन ऑफ B की पावर 2। यहाँ पर ये आपको रेट लॉ के हिसाब से रेट एक्सप्रेशन लिख करके दिया गया है। ठीक है भैया, क्या पूछा जा रहा है कि हाउ इज द रेट अफेक्टेड इफ कंसंट्रेशन ऑफ B इज डबल्ड। कहा यह जा रहा है कि अगर आपने कंसंट्रेशन ऑफ B को डबल कर दिया तो आपके इस रेट पर क्या इफेक्ट आएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इफ A इज प्रेजेंट इन लार्ज एक्सेस। कहने का मतलब ये हुआ कि जो रिएक्टेंट A है अगर हम उसको बहुत एक्सेस में ले लें तो बताइए कि टोटल ऑर्डर क्या होगा इस रिएक्शन के लिए। इसका आंसर भैया देख लेते हैं, बहुत ही आसान ये क्वेश्चन पूछा गया था CBSE 2015 और दिल्ली 2015 के अंदर। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है भैया कि यहाँ पर आपको क्या करना है, कंसंट्रेशन ऑफ B को जस्ट डबल करना है। चलो भैया डबल करके देख लेते हैं। यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन लिखा जाएगा इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ A इनटू, अब की बार हम क्या करेंगे B की जगह पर 2B लिख देंगे। जब हम 2B लिख करके यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर होगा तो क्या आएगा 4 आएगा। तो यहाँ पर आएगा 4 इंटू KA इंटू B स्क्वायर। आप बताओ, आप इतने को क्या बताओगे, ये क्या है, ये पहले वाला रेट है, ये रहा हमारा पहले वाला रेट। तो आएगा 4 इंटू ओरिजिनल रेट, मतलब कि जो पहले वाला रेट था यहाँ पे मैंने उसको ओरिजिनल रेट लिख रखा है। इसका मतलब ये हुआ कि अब की बार जो रेट ऑफ रिएक्शन आया कंसंट्रेशन ऑफ B को डबल करने के बाद वो पहले वाले रेट का 4 गुना था। तो भैया आ जाते हैं इस B वाले पार्ट पे। यहाँ पे बोला गया है कि जो आपको रिएक्टेंट A दिया गया है वो एक्सेस में प्रेजेंट है। अगर वो एक्सेस में प्रेजेंट है तो वो रेट को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, क्योंकि A की कंसंट्रेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A जो है बहुत छोटा होने वाला है। इस वजह से हम बोलेंगे कि ये रेट को इन्फ्लुएंस ही नहीं करेगा। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ A जो है वो एक कांस्टेंट होगा। वो क्या होगा, वो एक कांस्टेंट वैल्यू होगा। अगर वो एक कांस्टेंट होगा तो हम उसको कहाँ रखेंगे, इस इक्वेशन में रखेंगे। जब आप इसकी जगह पर एक कांस्टेंट रखेंगे जहां पर पहले से ही एक कांस्टेंट K प्रेजेंट है तो दोनों कांस्टेंट का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो भी एक कांस्टेंट आएगा। यहां पर मैंने उसकी जगह पर K डैश लिख रखा है। तो इस तरीके से हमें रेट मिलेगा, रेट इज इक्वल टू K डैश इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर 2। तो अगर हम यहाँ पर ऑर्डर की बात करें तो हम ये बोलेंगे कि रिएक्शन का ऑर्डर अब कितना होगा, 2 होगा, क्योंकि ऑर्डर की डेफिनेशन के हिसाब से हम ये कहते हैं कि जब आप रेट एक्सप्रेशन लिखें और उसमें जो कंसंट्रेशन की पावर होगी, मतलब कि कंसंट्रेशन की खोपड़ी पे जो चीज़ लिखी होगी वही जो है उस रिएक्शन का ऑर्डर बोला जाएगा। तो इस तरीके से हमें इस सेकंड वाले के अंदर ऑर्डर क्या मिलता है, 2 मिलता है। तो अब रेट कांस्टेंट की यूनिट्स निकालने के लिए हम रेट लॉ की तरफ चलते हैं। तो यार जब रेट लॉ में हम रेट निकालते हैं तो बराबर आता है K टाइम्स A की कॉन्सेंट्रेशन की पावर X इंटू B की कॉन्सेंट्रेशन की पावर Y। तो अगर इस इक्वेशन में हम K को एक तरफ रखें और बाकी सबको एक तरफ ले जाएं तो हमारे पास जो इक्वेशन आती है वो होती है K इज इक्वल टू रेट डिवाइडेड बाय
A की कॉन्सेंट्रेशन की पावर x इंटू B की कॉन्सेंट्रेशन की पावर y। तो अगर हमें K की यूनिट्स निकालनी है तो हमें बस रेट की यूनिट्स और A और B की कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट्स पता होनी चाहिए। तो यार रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट्स होती है मोल पर लीटर पर सेकंड, और जो A और B की कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट्स है यार वो सेम होती है, वो होती है मोल्स पर लीटर। तो अगर अब इससे हम K की यूनिट्स निकालें तो हम लिख सकते हैं K की यूनिट्स होगी मोल्स पर लीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय मोल्स पर लीटर की पावर x इंटू मोल्स पर लीटर की पावर y। इसे हम लिख सकते हैं मोल्स पर लीटर डिवाइडेड बाय सेकंड इंटू 1 बाय मोल्स पर लीटर की पावर x प्लस y, जहां पर x प्लस y जो है हमारा, हम उसे n मान लेते हैं जो हमारे पूरे रिएक्शन का ऑर्डर है। तो K की यूनिट्स हमारे पास आ जाएंगी मोल्स पर लीटर पर सेकंड इंटू 1 बाय मोल पर लीटर की पावर n। तो इस इक्वेशन में अगर हम n की वैल्यू 0 डाल दे तो जो K की यूनिट्स हमारे पास आएंगी वो होंगी मोल पर लीटर पर सेकंड। अगर हम n की वैल्यू 1 डाल दे तो K की यूनिट हमारे पास आएगी पर सेकंड, और अगर हम n की वैल्यू 2 डाल दे तो हमारे पास K की यूनिट आएगी लीटर पर मोल पर सेकंड। तो ये थी यार यूनिट जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए रिस्पेक्टिवली। तो अगर अब तुम्हें K की यूनिट्स दे रखी हो और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा हो तो तुम सीधा सीधा यूनिट्स देख के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता सकते हो। अभी हमने रेट कांस्टेंट के यूनिट की बात की, उस पर बेस्ड यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा गया है, उसको पढ़ करके देख लेते हैं। ये पूछा गया था दिल्ली 2011 के अंदर, और क्वेश्चन ये है कि आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। बोला ये जा रहा है कि हमारे पास मान लीजिए कि दो रिएक्शन हैं और उन दोनों के रेट कांस्टेंट यहाँ पर दिए गए हैं। तो इन दोनों को आप देख करके ये बताइए कि इनमें से कौन सी रिएक्शन किस ऑर्डर की थी। चलिए भैया इसके आंसर पर डिस्कशन कर लेते हैं। अरे यार सिंपल सी बात, हमें क्या करना, देखो यहाँ पर K की वैल्यू दी गई है, अपने को वैल्यू से कोई लेना देना नहीं, अपने को किससे मतलब है, यूनिट से मतलब है। तो आप पता करो कि ये यूनिट किस ऑर्डर के रिएक्शन के लिए लिखा जाता है। और अभी हमने डिस्कस किया, उसके अंदर हमने देखा कि जब n = 2 होता है तब जो है हमें ये यूनिट मिलता है रेट कांस्टेंट के लिए। तो इस तरीके से हमें समझ में आया कि पहले के अंदर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगी। अब आते हैं इस सेकंड वाले ऑप्शन में जहां पे लिखा हुआ है K = 3 × 10⁻⁻⁴ सेकंड इनवर्स। यहां पर हमें सिर्फ यूनिट पर फोकस रखना है जो कि है सेकंड इनवर्स। और अभी हमने पढ़ा कि जो सेकंड इनवर्स होता है वो जो है फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट होता है। तो इस तरीके से हमें समझ में आया कि जो हमारा ये फर्स्ट वाला है ये जो है सेकंड ऑर्डर के लिए है, और ये जो है सेकंड वाला ये है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो यार पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, जो होती है द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज टेकिंग पार्ट इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन विच मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट द केमिकल रिएक्शन। यार इसका मतलब होता है अगर एलिमेंट्री रिएक्शन का जो एक स्टेप है या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का जो सबसे स्लो स्टेप है उसमें जितनी स्पीशीज एक बारी में कोलाइड कर रही होंगी ना उस एलिमेंट्री स्टेप के होने के लिए, उसी को हम मॉलिक्यूलैरिटी बोलते हैं। मॉलिक्यूलैरिटी जनरली तुम्हारी 1, 2 या 3 होती है। मॉलिक्यूलैरिटी तुम्हारी 3 से ज्यादा भी नहीं हो सकती, क्योंकि 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल के टकराने की प्रोबेबिलिटी साइमल्टेनियसली बहुत ज्यादा कम होती है, इसलिए मॉलिक्यूलैरिटी 3 से ज्यादा ऑब्जर्व नहीं करी जाती है। तो इससे हमें एक चीज और पता चली कि जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में कई बार बहुत सारे मॉलिक्यूल लिखे होते हैं ना रिएक्टेंट की साइड पे, वो जरूरी नहीं होता कि वो सारे मॉलिक्यूल एक ही बार रिएक्ट करके तुम्हारा रिएक्शन करवा रहे हो सकता है वो बहुत सारे छोटे छोटे स्टेप्स में हो रहे हो और रिएक्शन करवा रहे हो। एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें KClO3, 6FeSO4 और 3H2SO4 मिलके हमें KCl 3FeSO4 होल थ्राइस और 3 वाटर मॉलिक्यूल दे रहे हैं। अब इस रिएक्शन को देख के ये कभी मत सोचना कि ये सारी की सारी रिएक्टेंट स्पीशीज जो है वो एक बार में रिएक्ट कर गई होंगी। अगर तुम ऐसा सोचोगे और कैलकुलेट करोगे तो इसकी जो मॉलिक्यूलैरिटी है वो तुम्हारी 10 आ जाएगी। बट एक्चुअली में इस रिएक्शन के सबसे स्लोएस्ट स्टेप में बस 2 स्पीशीज मिलकर रिएक्ट कर रही होंगी, और अगर तुम रेट लॉ भी देखोगे तो ये बस एक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है और कुछ नहीं। अब तुम कहोगे कि मेरे को कैसे पता चला कि इसके स्लोएस्ट स्टेप में कितनी स्पीशीज रिएक्ट कर रही है। तो यार हर रिएक्शन का ना एक मैकेनिज्म होता है, उस मैकेनिज्म के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि सबसे स्लोएस्ट स्टेप कौन सा होने वाला है तुम्हारा रिएक्शन। इसे समझने के लिए एक तुम्हें कंसेप्ट बताता हूँ। जो तुम्हारी रिले रेस होती है ना, जिसमें तुम मतलब भागते हो, फिर तुम किसी और को पास देते हो, फिर वो बंदा भागता है, तो तुम्हारी टीम जीतेगी या नहीं जीतेगी वो डिपेंड करेगा तुम्हारा सबसे स्लोएस्ट प्लेयर कितना तेज भागता है, क्योंकि जो उससे तेज भागने वाले हैं वो तो उससे कम टाइम लेंगे ही। अगर तुम्हारा स्लोएस्ट प्लेयर भी फास्ट भागा तो तुम्हारी जीतने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। इसी तरीके से अगर तुम्हारा स्लोएस्ट स्टेप जो है रिएक्शन का वो जल्दी हो गया ना, तो तुम्हारा बाकी रिएक्शन तो अपने आप जल्दी हो ही जाएगा। इसीलिए जो तुम्हारा स्लोएस्ट स्टेप होता है उसको हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं, जिसके बारे में अभी मैंने तुम्हें कुछ देर पहले बोला था कि ये मैं आगे बताऊंगा। वो ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो अगर एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को तुम्हें फास्ट करना है ना, तो बस उसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप को फास्ट कर दो, पूरा रिएक्शन अपने आप तेज दौड़ जाएगा।
अच्छा, मैं तुम्हें मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर में डिफरेंस बता देता हूँ, क्योंकि सीबीएसई ने इससे रिलेटेड क्वेश्चन 2014 और 2010 में पूछा था और दिल्ली ने 2011 में पूछ लिया था। तो जो डिफरेंसेस मैं तुम्हें बताऊंगा वो तुम पेपर में लिखाओगे ना एज इट इज, तो तुम्हें पूरे नंबर मिल जाएंगे क्वेश्चन में। तो यार सबसे पहला डिफरेंस तो तुम उनकी डेफिनेशन ही लिख देना कि मॉलिक्यूलैरिटी जो होता है इट इज डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ रिएक्टेंट टेकिंग पार्ट इन अ रिएक्शन। जो ऑर्डर होता है वो होता है इट इज डिफाइंड एज अ सम ऑफ पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स दैट अपीयर इन द रेट लॉ। तो दूसरे डिफरेंस में यार तुम एक एग्जांपल ले लेना और उसकी मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर बता देना। तो यार एग्जांपल होता है NH4NO2 जब हीट में डिकम्पोज होता है तो वो N2 गैस देता है और 2 वाटर मॉलिक्यूल देता है। इस रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलैरिटी 1 है, क्योंकि जो NH4NO2 है वो डिसोसिएट हो रहा है। तो एक ही स्पीशीज है जो तुम्हारे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में इन्वॉल्व है, जो है NH4NO2, तो मॉलिक्यूलैरिटी तो 1 हो गई। अब अगर तुम इसका रेट लॉ लिखोगे तो वो आएगा K टाइम्स NH4NO2 की कॉन्सेंट्रेशन। तो इससे तुम्हें पता चलेगा कि इसका ऑर्डर भी 1 ही है, क्योंकि ये सिर्फ उसकी कॉन्सेंट्रेशन पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि NH4NO2 के स्क्वायर पे या क्यूब पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली उसी की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, तो इसका ऑर्डर भी 1 आएगा। तीसरा डिफरेंस तुम लिख सकते हो, जो मॉलिक्यूलैरिटी है वो एक थ्योरेटिकल वैल्यू है और जो ऑर्डर है वो एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है। चौथा डिफरेंस तुम लिख सकते हो, जो मॉलिक्यूलैरिटी है इट इज ऑलवेज अ होल नंबर, इट कैन नाइदर बी जीरो नॉर नेगेटिव। लेकिन जो ऑर्डर है तुम्हारा वो जीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पांचवा डिफरेंस लिख सकते हो कि जो मॉलिक्यूलैरिटी होती है वो डिराइव्ड होती है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के मैकेनिज्म से, और जो ऑर्डर होता है वो डिराइव्ड होता है रेट एक्सप्रेशन से। तो यार अब एनसीईआरटी के अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस। तो यार इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस में हम रेट लॉ या रेट एक्सप्रेशन में जो रेट होता है उसे इंस्टेंटेनियस रेट से रिप्लेस कर देते हैं, और डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एन यानी डिफरेंट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए उसे इंटीग्रेट करके हम ये निकालते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन और टाइम के बीच में क्या रिलेशन आएगा। इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं किसी भी स्पेसिफिक टाइम पे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन या प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन पता करने के लिए, जिससे हमें पता चल जाएगा कि अभी तक कितना रिएक्टेंट कंज्यूम हो गया है या कितना प्रोडक्ट बन गया है। तो पहला जो सब टॉपिक है इसका वो है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो यार पहले हम एक रिएक्शन मान लेते हैं जिसमें कुछ R रिएक्टेंट से P प्रोडक्ट बन रहा है और ये एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन हमें दे रखा है। तो अगर हम इसके लिए रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे तो आएगा रेट इज इक्वल टू K इंटू R की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 0। तो क्योंकि R की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 0 जो है वो 1 हो जाएगी, तो ये बराबर हो जाएगा K के। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें मिलेगी वो मिलेगी माइनस dR/dt इज इक्वल टू K। अगर तुम dt को दूसरी तरफ ले जाओ इक्वेशन के और इसे इंटीग्रेट करके सॉल्व करो तो तुम्हारे पास आएगा R इज इक्वल टू माइनस KT प्लस कॉन्स्टेंट C। अगर ये जो C कॉन्स्टेंट है इसकी वैल्यू तुम्हें मिल जाए तो तुम्हें R की कॉन्सेंट्रेशन और T टाइम के बीच में रिलेशन मिल जाएगा। इस कांस्टेंट C की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम इनिशियल टाइम पे, क्योंकि तब तो हमें रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पता होगी कि तुमने कितना रिएक्टेंट लिया है, तो उस टाइम पे हम इस इक्वेशन को यूज करते हैं। तो उस टाइम पे T की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, माइनस K इंटू 0 तो 0 आ जाएगा और R की वैल्यू आएगी कांस्टेंट के बराबर। तो ये जो R था ये तुम्हें पता है ये R0 है जो तुमने इनिशियली ली थी कॉन्सेंट्रेशन, तो जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू हो गई R0। तो अगर इस कांस्टेंट की वैल्यू को तुम उस इक्वेशन में डाल दो पुरानी वाली में, तो तुम्हारे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा वो होगा R0 माइनस KT। अब ये जो इक्वेशन है यार ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को रिजेंबल कर रही है, जिसमें R जो है वो हमारा y कोऑर्डिनेट हो गया, माइनस K हमारा m हो गया और T हमारा x हो गया और कांस्टेंट हमारा R0 हो गया। तो जो जीरो ऑर्डर की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हुई वो एक स्ट्रेट लाइन की तरह हो गई। अगर इसे तुम ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो ये एक लाइन आएगी जिसका स्लोप नेगेटिव होगा, क्योंकि R की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो विद टाइम घटती जाएगी, तो वो R0 से शुरू होके विद टाइम धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो यार अब हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन के कुछ एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। पहला एग्जांपल होता है एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शंस। तो जो एंजाइम्स होते हैं वो एक्चुअली रिएक्शन में कंज्यूम नहीं हो रहे होते, इसलिए उनके रिस्पेक्ट में रिएक्शन हमेशा जीरो ऑर्डर रिएक्शन ही होता है। दूसरा एग्जांपल होता है यार डीकंपोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन हॉट प्लैटिनम सरफेस एट हाई प्रेशर। तो अगर तुम इसका रिएक्शन लिखो तो वो होता है 2 अमोनिया गैस विच एट 1130 केल्विन्स इन प्रेजेंस ऑफ पीटी कैटलिस्ट जो है वो डिसोसिएट होकर हमें N2 गैस और 3H2 गैस देती है। यार इससे रिलेटेड क्वेश्चन ना दिल्ली में 2016 में आया था और इसकी एक्सप्लेनेशन मांग ली थी। तो जो रेट एक्सप्रेशन होता है वो तो तुम लिख दोगे रेट इक्वल टू K इंटू अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 0। अब इसकी एक्सप्लेनेशन जो तुम्हें पेपर में लिखनी होगी वो ये होती है कि एट हाई प्रेशर द मेटल सरफेस गेट्स सैचुरेटेड विद गैस मॉलिक्यूल्स, सो अ फर्दर चेंज इन रिएक्शन कंडीशन इज अनेबल टू चेंज द अमाउंट ऑफ अमोनिया ऑन सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट, मेकिंग द रेट ऑफ रिएक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स कॉन्सेंट्रेशन। यार इसका बेसिकली मतलब ये है कि हाई प्रेशर पे जो सरफेस होता है ना मेटल का, उस पे इतनी अमोनिया ऑलरेडी एब्जॉर्ब हो चुकी होती है
कि उसके बाद अगर तुम उस पर अमोनिया डालो भी तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसा कि इन्होंने बोला है वो सैचुरेट हो चुकी होती है। तो इस टाइम पे जो रिएक्शन हो रहा होता है वो एक्चुअली अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट हो चुका होता है। एक लास्ट एग्जांपल इसका होता है HI गैस की डिकम्पोजिशन। जो 2HI गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो गोल्ड की प्रेजेंस में H2 और I2 गैस में डिसोसिएट हो जाते हैं। अभी हमने जो जीरो ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू पढ़ी कि रेट कांस्टेंट K फॉर जीरो ऑर्डर इज इक्वल टू R0 माइनस कंसंट्रेशन ऑफ R डिवाइड बाई T। शायद आपको ये याद हो चुका होगा। अब हम इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि पूछा गया था दिल्ली 2010 के अंदर। देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज दिस एंड हाउ लॉन्ग विल इट टेक for the initial concentration to fall from 0.1 m to 0.07 m। यहाँ पर कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारा ये 0.1 है ये क्या है भैया, ये है इनिशियल कंसंट्रेशन, मतलब कि ये R0 की वैल्यू है। और ये क्या है, ये कंसंट्रेशन है एट टाइम t। तो यहाँ पर क्या लिखोगे भैया, कंसंट्रेशन ऑफ R यहाँ पे लिखोगे। तो इस तरीके से हमें मिल जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ R इज इक्वल टू 0.1। और अगला कंसंट्रेशन ऑफ R क्या होगा, 0.075 m होगा। और यहाँ पर देखिएगा जीरो ऑर्डर के लिए K की वैल्यू दे दी गई है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है मोल पर लीटर की जगह पर m, मतलब कि मोलर हमने यहाँ पे लिख रखा है। हमें देखो पता है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए K इज इक्वल टू क्या होता है, R0 माइनस R डिवाइड बाई T होता है। लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें वो टाइम निकालना है जिस टाइम में इनिशियल कंसंट्रेशन जो है यहाँ तक ड्रॉप हुई है। कहने का मतलब ये कंसंट्रेशन इस कंसंट्रेशन में कितने टाइम में आया है, वही टाइम हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो इस तरीके से T इज इक्वल टू मिल जाएगा R0 माइनस R डिवाइड बाई K। हमने क्या किया, ये R0 की वैल्यू रख दी, ये R रख दिया और K रखा, और इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमें मिल जाता है 8.33 सेकेंड। आई होप आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी। तो अब स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले अपने रिएक्शन को वापस लेके आते हैं जिसमें कुछ R रिएक्टेंट से कुछ P प्रोडक्ट्स बन रहे थे, और इस बार मानते हैं कि ये जो रिएक्शन हो रही है ना ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं रेट की इक्वेशन लिखूंगा तो जो सम होगा ना रिएक्टेंट्स की पावर का, वो जो टोटल होगा वो 1 आएगा। तो अगर मैं रेट लिखता हूं तो वो बराबर होगा माइनस dr बाई dt, जहां पे dr वो है रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन का चेंज, जो बराबर आएगा हमारा K टाइम्स रिएक्टेंट R की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1, क्योंकि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो 1 है। इस इक्वेशन को अगर अब हम रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आएगी, वो होगी dr बाय R इज इक्वल टू माइनस K dt। तो हमने कुछ नहीं किया, R वाली सारी टर्म्स को एक साइड ले गए इक्वेशन के और बाकी सारी टर्म्स को एक साइड पुश कर दिया। अब तुम देख सकते हो कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये सॉल्वेबल बन गई है, क्योंकि अब तुम देख ही सकते हो कि ये जो इक्वेशन है इसे अगर हम दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे तो जो dr वाली टर्म्स है वो हट जाएंगे और हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी जिससे हम r की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर मैं इसे साइड बाय साइड इंटीग्रेट करता जाऊं तो dr बाय r की इंटीग्रेशन हमारे पास आएगी ln r, और माइनस K dt की इंटीग्रेशन हमारे पास आएगी माइनस KT प्लस कुछ कॉन्स्टेंट। तो अगर अब इस कांस्टेंट की वैल्यू मुझे निकालनी हो तो मेरे को किसी बेस कंडीशन की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो इसका जवाब देने के लिए हम इनिशियल कंडीशंस का यूज करते हैं, जिसमें t इक्वल टू 0 पे हमारे पास जो r की कॉन्सेंट्रेशन है वो R0 होती है। तो अगर r और t की इन वैल्यूज को मैं इस इक्वेशन में डाल दूं तो जो वैल्यू हमारे पास उसे सॉल्व करके आती है वो होती है I इज इक्वल टू ln R0। अब इस कांस्टेंट को ऊपर वाली इक्वेशन में मैं डाल दूं तो मेरे पास जो फाइनल इक्वेशन आती है वो होती है ln R इज इक्वल टू माइनस KT प्लस ln R0। ये जो इक्वेशन है यार ये एक y इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म की इक्वेशन है, जो एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। इस इक्वेशन में जो तुम्हारा स्लोप है वो हो जाएगा तुम्हारा माइनस k, t जो है वो x की तरह बिहेव करेगा और ln r जो है वो y हो गया, और कांस्टेंट तो हमें पता ही है ln r0 होगा क्योंकि वो हमने अभी कैलकुलेट किया था। अगर इस लाइन को तुम प्लॉट करोगे ग्राफ पे तो ln r वर्सेस t का ग्राफ बनाए तो हमारे पास जो लाइन आती है वो ये है जिसका स्लोप माइनस k है, और देख ही सकते हो तुम क्योंकि स्लोप नेगेटिव है तो लाइन की जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ है, और जिस पॉइंट से स्टार्ट हो रही है 0 पे वो ln r0 होगा तुम्हारा, जो तुम्हारा कांस्टेंट है। अब ये जो हमारी इक्वेशन थी इसमें अगर हम कुछ चेंजेस करते जाएं तो हम k r और t के बीच में रिलेशंस निकाल सकते हैं, जिससे अगर इन दोनों में से कोई एक चीज हमें दे रखी हो तो हम तीसरी को कैलकुलेट कर सकें। तो सबसे पहले इसे रीअरेंज करते हैं ताकि हम k की वैल्यू निकाल सके। तो k के लिए ना k की टर्म्स को एक साइड ले जाओ और बाकी सारी टर्म्स को एक साइड फेंक दो। तो जो इक्वेशन तुम्हारे पास आएगी वो होगी ln r0 माइनस ln r इज इक्वल टू KT।
अब ln r नॉट माइनस ln r को तुम log की प्रॉपर्टी से लिख सकते हो ln r नॉट बाय r, और t को तुम उस साइड से दूसरी साइड ले जाओगे तो वो 1/t बन जाएगा। तो जो k की वैल्यू तुम्हारे पास आएगी वो होगी 1/t टाइम्स ln r नॉट बाय r। तो इस इक्वेशन से तुम्हें k की वैल्यू पता चल जाएगी अगर तुम्हें t और r की वैल्यू पता है, और r नॉट तो रिएक्शन में हम ही डिसाइड करते हैं। अगर अब इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा और रीअरेंज करूं और t को तुम उस साइड ले जाओ और पूरी इक्वेशन का एंटी लॉग ले लो, तो तुम्हारे पास जो वैल्यू आएगी वो होगी r नॉट बाय r इज इक्वल टू e की पावर kt। अब अगर r को तुम इस साइड ले जाओ और e की पावर kt को तुम इस साइड ले जाओ, तो तुम्हारे पास जो फाइनल इक्वेशन आएगी वो होगी r इज इक्वल टू r नॉट इंटू e की पावर माइनस kt। ये एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, तो अगर तुम इसका ग्राफ प्लॉट करोगे विद टाइम तो जो ग्राफ तुम्हारे पास आएगा वो लॉगरिथमिकली डिक्रीज कर रहा होगा, क्योंकि e की पावर में माइनस कुछ है और टाइम जो है वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी ही हो सकती है। अच्छा, इसमें अब कुछ क्वेश्चंस में ना तुम्हें r नॉट की वैल्यू नहीं दी जाती है, किसी एक t1 टाइम पे कुछ r1 कॉन्सेंट्रेशन दे देते हैं और t2 टाइम पे r2 कॉन्सेंट्रेशन दे देते हैं, और फिर तुमसे पूछते हैं कि अब k की वैल्यू बताओ। तो उसे करने के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना, पुरानी वाली इक्वेशन जो थी हमारी ln r माइनस ln r नॉट इक्वल टू माइनस kt, उसे वापस ले आओ और ln r इक्वल टू लिख दो माइनस kt प्लस ln r नॉट, और दोनों जो तुम्हें कंडीशंस दे रखी हैं उसके लिए इक्वेशन लिख दो। तो जो इक्वेशंस दो तुम्हारे पास आएंगी वो होंगी ln r1 इज इक्वल टू माइनस kt1 प्लस ln r नॉट, और ln r2 इज इक्वल टू माइनस kt2 प्लस ln r नॉट। दोनों इक्वेशंस को माइनस कर दो तो तुम्हारे पास आएगा ln r1 माइनस ln r2 इज इक्वल टू माइनस kt1 प्लस kt2। इस इक्वेशन को अगर तुम रीअरेंज करके लिखोगे तो तुम्हारे पास आएगा ln r1 बाय r2 इज इक्वल टू माइनस k t1 माइनस t2। t1 t2 को इस साइड ले जाओ और दोनों साइड इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो तुम्हारे पास आएगा k इज इक्वल टू 1 बाय t2 माइनस t1 टाइम्स ln r1 बाय r2। अब इस इक्वेशन में तुम r1 r2 की वैल्यू डाल दो, t1 t2 की वैल्यू डाल दो, तो तुम्हें k की वैल्यू मिल जाएगी। और जो क्वेश्चन होगा तुम उसे सॉल्व कर सकते हो, k की वैल्यू आंसर में लिख देना और पूरे मार्क्स तुम्हें मिल जाए। चलिए अब हम फर्स्ट ऑर्डर के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो भैया, फर्स्ट ऑर्डर का सबसे बेहतरीन, सबसे खूबसूरत एग्जाम्पल होता है रेडियो एक्टिव डिके। चाहे वो रेडियो एक्टिव डिके जो है नेचुरल हो, चाहे वो आर्टिफिशियल हो, वो जो है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, यहाँ पे लिखा गया है कि रेडियम जो है एक अल्फा पार्टिकल अपने अंदर से निकालता है और वो रेडॉन बन जाता है। जब आप इसके लिए काइनेटिक्स देखने जाएंगे तब आपको दिखेगा कि रेट इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ RA, मतलब कि रेडियम की कंसंट्रेशन पर ये डिपेंड करता है। इसका अगला एग्जाम्पल है हाइड्रोजनेशन ऑफ ईथीन। यहाँ पर हम ईथीन की रिएक्शन किसके साथ कराने वाले हैं? H2 की रिएक्शन कराने वाले हैं। तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा भैया? ये ईथेन मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल याद रखना कि ईथीन जो है H2 के साथ रिएक्शन करके ईथेन गैस बना देता है। और ये जो रिएक्शन आप देख रहे हो ये भी एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। जो इस रिएक्शन की रेट है वो डिपेंड करती है कंसंट्रेशन ऑफ ईथीन पर। ये जो रेट है वो H2 की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती। तो यहाँ से आप ये दो एग्जाम्पल याद रखना कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के अंदर हमने पढ़ा था कि जितने भी रेडियो एक्टिव डिकेज होते हैं वो फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करते हैं। और हमने पढ़ा था इसके बाद हाइड्रोजनेशन ऑफ ईथीन जो है वो भी एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को बहुत अच्छे तरीके से समझने के लिए हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आप जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बहुत अच्छा समझ पाएंगे, बहुत अच्छा सीख पाएंगे। तो चलिए अपना फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 इन द फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वॉज दिस। कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पर दिया गया है R नॉट की वैल्यू। यहाँ पे मैंने नॉट जो है खोपड़ी पे लिख दिया है। नॉट को हम यहाँ कहाँ लिखते हैं? नीचे की तरफ इस तरीके से लिखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखते हैं। ओके भैया, यहाँ पर दिया गया R नॉट इज इक्वल टू 1.24 इंटू 10⁻²m। कहाँ लिखा है भैया? देखो यहाँ लिखा गया है। यहाँ पर मैंने मोल पर लीटर को मोलर लिख दिया यहाँ पर, ताकि आसानी से आप चीज़ें समझ पाएं, ज़्यादा आपके लिए कंफ्यूजन ना हो। आगे लिखा है एट दिस टेम्परेचर। पहले जब मैं पढ़ा करता था इस चैप्टर को तो पहले मैं इन सारे टेम्परेचर को ऐसे नोट कर डालता था। T इज इक्वल टू 318 केल्विन, क्योंकि मुझे पता ही नहीं होता था कि टेम्परेचर से इधर कुछ लेना देना भी है कि नहीं, बस लिख के रख लेता था।
आपको ऐसा कुछ नहीं करना। यहाँ पे आप टेम्परेचर वगैरह नोट मत करो, काम की चीज़ें नोट करो जो आपको यहाँ पे काम आने वाली हैं, सिर्फ वही, ठीक है। और क्योंकि टेम्परेचर वाला कोई फॉर्मूला है नहीं, इस वजह से हमें वहाँ पे ज़्यादा ही कन्फ्यूज़न आ जाता है पेपर के अंदर, ठीक है भैया। तो आपको ऐसा नहीं करना। तो चलिए आगे लिखा गया है, पढ़ लेते हैं कि द कंसंट्रेशन ऑफ N25 आफ्टर 60 मिनट्स वॉज दिस। कहा यह जा रहा है कि जब टाइम t इज इक्वल टू कितना हो गया, 60 मिनट हो गया, तब वहां पे कंसंट्रेशन ऑफ R जो है इतना था, कितना था, 0.24 इंटू 10 की पावर -2m था। अरे भैया मैंने यहाँ पे R और R0 क्या लिख रखा है, कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 लिख रखा है। ओके भैया, हमें ये बात समझ में आ गई कि कंसंट्रेशन जो है शुरुआत में इतनी थी, बाद में इतनी थी, जब टाइम हमारा कितना था, 60 सेकंड था। अब हमें क्या करना है वो देख लो, लिखा तो यहाँ पर देखिए लिखा है कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन एट दिस टेम्परेचर। तो देखो भैया फर्स्ट ऑर्डर के लिए आप क्या लिखोगे, K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई T2 माइनस T1 इंटू लॉग R0 डिवाइड बाई R। देखो यहाँ पर भी R की खोपड़ी पे नॉट है, इसको क्या करिए नीचे रख दीजिए। ओके भैया, तो यहाँ पे जो आपको ये फॉर्मूला दिया गया है, ये सारी वैल्यूज़ आप यहाँ पे पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो आपको मिल रहा होगा K इज इक्वल टू दिस। कईयों की खोपड़ी में होगा सर इतना जल्दी में कहाँ है, आप क्यों भाग रहे हैं, चलो भैया आपको समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे लिखा क्या जाएगा, लिखा जाएगा 2.303 डिवाइड बाई, यहाँ पे T2 की वैल्यू कितनी थी, 60, क्या लिखोगे 60 माइनस 0, क्योंकि T1 कितना था, 0 था। ओके भैया, हमने ऊपर लिख दिया R0 की वैल्यू जो कि यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ दिख रहा होगा, और नीचे क्या लिख रहे होंगे, हम R लिख रहे होंगे। तो ये देखिए नीचे मैंने R लिख दिया है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तब आपको मिलेगा log 6.2। देखो भैया यहाँ पे लिखा गया मिनट इनवर्स। अब आपकी खोपड़ी कह रही होगी कि भैया मिनट इनवर्स कहाँ से है, देखो यहाँ पे आपने क्या लिखा था, मिनट लिखा था, वो मिनट कहाँ था, नीचे की तरफ था। तो 1/मिनट को आप क्या लिखोगे, मिनट इनवर्स लिखोगे। बाद में जब आप इसको सॉल्व करोगे तो मिलेगा K की वैल्यू इतना। आई होप अब आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं जो कि इस इक्वेशन पर बेस्ड हो। अब जैसे गैसियस रिएक्शन के लिए जो रेट की यूनिट्स थी वो थोड़ी अलग थी, सिमिलरली गैसियस फेज में अगर रिएक्शन हो रहा होता है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो सेम होता है, लेकिन जो कांस्टेंट हम कैलकुलेट करते हैं उसकी इक्वेशन जो होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। क्योंकि जो गैसियस रिएक्शन होता है ना, उसमें तुम्हें किसी एक टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन नहीं दी जाती है रिएक्टेंट की, तुम्हें टोटल प्रेशर बता दिया जाता है। तो अब हम केमिकल इक्विलिब्रियम की थोड़ी सी हेल्प लेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो मान लेते हैं कोई रिएक्शन हो रहा है जिसमें A गैस से B गैस और C गैस बन रही है। इनिशियली तुम्हें प्रेशर दे रखा है PI, जो कि कंप्लीटली A का प्रेशर होगा क्योंकि B और C तो तब एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे, और किसी टाइम T पे तुम्हें टोटल प्रेशर दे रखा है PT। अब जो PT प्रेशर है यार वो A, B और C तीनों की वजह से होगा, क्योंकि A कुछ कम होके कुछ B और C ऑलरेडी बना चुका है। या तो इक्वेशन लिखते हैं, एट T इज इक्वल टू 0, A का प्रेशर है PI, B का 0 और C का 0। कुछ टाइम T पे अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो मेरे पास आएगा A का प्रेशर PI माइनस X हो चुका होगा। अब क्योंकि A, B, C सबका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, तो जितना प्रेशर A का कम हुआ होगा उतना ही B और C का बढ़ गया होगा। तो B का प्रेशर X और C का प्रेशर X हो जाएगा। अब अगर हमें X की वैल्यू निकालनी हो तो हमें जो PT प्रेशर दे रखा था उसकी हेल्प लेनी होगी। तो जो PT प्रेशर है वो तुम्हारा बराबर होगा A के प्रेशर प्लस B के प्रेशर प्लस C के प्रेशर के। तो जो PT आएगा वो आएगा हमारा PI माइनस X प्लस X प्लस X। तो PT की वैल्यू हो जाएगी PI प्लस X। तो अगर अब तुम PI को इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाओ तो तुम्हारे पास फाइनल इक्वेशन आएगी X इज इक्वल टू PT माइनस PI। तो अगर अब तुम X की वैल्यू को ऊपर वाली इक्वेशन में डाल दोगे तो तुम्हें A का प्रेशर T टाइम पे पता चल जाएगा, जो आएगा तुम्हारा PI माइनस X, जिसमें X की वैल्यू तुम PT माइनस PI डालोगे तो तुम्हारे पास आएगा PI माइनस PT माइनस PI। अब अगर तुम इसे सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास A का प्रेशर आएगा 2PI माइनस PT। अब जो K की इक्वेशन हमारी रिएक्टेंट के लिए आई थी वो थी K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई T लॉग R0 डिवाइडेड बाय R। तो इसमें R0 को हम रिप्लेस कर देंगे इनिशियल प्रेशर से और R को रिप्लेस कर देंगे हम प्रेशर एट T से। तो इक्वेशन जो फाइनली तुम्हारे पास गैसियस फेज के लिए आएगी वो होगी K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई T लॉग ऑफ PI डिवाइडेड बाय 2PI माइनस PT। तो अगर अब तुम्हें इनिशियल प्रेशर दे रखा हो और T टाइम पे प्रेशर दे रखा हो और टाइम दे रखा हो तो तुम K की वैल्यू इजीली इस इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हो। अभी जो मैंने आपको गैस फेज के लिए जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सिखाया है, उसकी काइनेटिक्स को समझाया है, वो अगर आपकी खोपड़ी में नहीं उतरी हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। वो अक्सर थोड़ा बच्चों को कठिन लगता है, तो उसको समझाने के लिए मैंने NCERT का क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे लिख रखा है। और विश्वास मानिए जब ये क्वेश्चन ख़त्म हो रहा होगा
वो पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बस चुका होगा, आपके दिल दिमाग तक उतर जाएगा। तो चलिए पढ़ते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 21, जो कि है द फॉलोइंग डेटा वेयर ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ SO2Cl2 एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। और यहाँ पे रिएक्शन लिखा गया है ये। और यहाँ पे देखिए एक्सपेरिमेंट 1 के अंदर क्या देखा गया कि जब हमारा टाइम 0 था तब वहाँ पे टोटल प्रेशर था 0.5 एटमॉस्फेयर का। लेकिन एक्सपेरिमेंट 2 जब किया गया तो वहाँ पर देखा गया कि और जब टाइम जो है 100 सेकेंड हो गया, कितना हो गया, 100 सेकेंड हो गया इन सेकेंड एक्सपेरिमेंट, तो वहाँ पे देखा गया कि टोटल प्रेशर जो है 0.6 एटमॉस्फेयर हो चुका है। तो आपको यहाँ पे देखिए कैलकुलेट करना है रेट ऑफ द रिएक्शन व्हेन द टोटल प्रेशर इज दिस। क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पर P टोटल की वैल्यू कितनी है, 0.65 एटमॉस्फेयर है। इस क्वेश्चन को समझने के लिए मैं पहले आपको थ्योरेटिकल एस्पेक्ट समझा रहा हूँ, बाद में न्यूमेरिकल में लेके आऊँगा, ठीक है। देखिए हमने यहाँ पे लिख रखा है SO2Cl2 जो कि गैसियस फेज में था, वो कन्वर्ट हो जाता है SO2 गैस में, सल्फर डाइऑक्साइड में, और साथ में वहाँ पर Cl2 गैस मिल रहा है। मान लीजिए कि इस SO2Cl2 का टाइम t इज इक्वल टू 0 पर जो प्रेशर था वो P0 था, क्योंकि अभी रिएक्शन शुरू नहीं हुई है। यहाँ पर टाइम कितना है, 0 सेकंड है। तो हम यहाँ पे क्या लिख रहे होंगे भैया, SO2 के प्रेशर 0 और Cl2 का कितना लिख रहे होंगे, 0 लिख रहे होंगे। ओके भैया, कोई समस्या की बात नहीं। अब ये मान लो कि भैया देखो इस रिएक्शन को करने में t टाइम हो चुका है, तो t सेकंड के बाद हमें क्या दिखेगा कि इसका जो प्रेशर होगा वो धीरे धीरे घटने लग जाएगा और इनके प्रेशर क्या होंगे, बढ़ने लग जाएंगे। ऑब्वियसली यार रिएक्शन अगर होगी तो इनका क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा और इनका प्रेशर क्या होगा, घटने लग जाएगा। अब जितना प्रेशर घट रहा है उसको हम मान लेते हैं P। तो देखिए हमने लिख दिया है P0 माइनस P, मतलब कि यहाँ पर T इज इक्वल टू T पर इतना प्रेशर होगा SO2Cl2 का। लेकिन यहाँ पर जो प्रेशर घट रहा है वही प्रेशर जो है जाके दिखाई देगा SO2 और Cl2 के लिए। तो यहाँ पर लिखा जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2 इज इक्वल टू P एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 इज P, कि इस टाइम t पर टोटल प्रेशर जो है PT है वो क्या है, PT है। तो आपको क्या करना है, ये वाला पार्शियल प्रेशर, ये वाला पार्शियल प्रेशर और ये वाला पार्शियल प्रेशर जोड़ देना है। जब आप इनको जोड़ोगे तो वो दिखेगा क्या, P0 प्लस P के फॉर्म में दिखेगा। तो यहां से आप कैलकुलेट करोगे इस P की वैल्यू जो कि आएगी PT माइनस P0। यहाँ पे हमें क्या मिला, P इज इक्वल टू PT माइनस P0 मिला। अब हमें जो यहाँ पर P इज इक्वल टू PT माइनस P0 मिला है इसको ले जाकर के हम पुट कर रहे होंगे यहाँ पर। क्या है भैया, ये प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट एट टाइम T है, जो कि कितना है, P0 माइनस P के बराबर है। तो यहाँ पे आप लिखोगे P0 माइनस P कहा जा रहा है, तो आपको क्या करना है, ये वाली बात यहाँ पे लिख देनी है। तो यहाँ पे लिखना है ब्रैकेट करके PT माइनस P0। जब आप इस ब्रैकेट को हटाओगे तो क्या आएगा, देखो भैया P0 माइनस PT, फिर क्या हो जाएगा प्लस P0। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल रहा होगा प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट एट टाइम T इज इक्वल टू 2P0 माइनस PT। ये क्या मिला है, ये मिला है आपके इस वाले गैस का पार्शियल प्रेशर एट द टाइम T। अब आपके मन में सवाल होगा कि सर ये सारा कैलकुलेशन हम कर ही क्यों रहे हैं, हमें क्या निकालना है वो तो बता दो। तो देखो भैया ये जो हमारा रिएक्शन है ना, ये है फर्स्ट ऑर्डर की एक रिएक्शन। अगर ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है तो हमें यहाँ से रेट कांस्टेंट K की वैल्यू निकालना है। तो चलिए बताइए रेट कांस्टेंट K हम क्या लिखें, आप लिखेंगे 2.303 डिवाइड बाई T इंटू लॉग। जब हम कंसंट्रेशन की बात करते थे तब हम लिखते थे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो कि इनिशियल है डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम T। लेकिन हम यहाँ पर अब प्रेशर की बात कर रहे हैं, तो प्रेशर के केस में लिखा जाएगा इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट जो कि कितना है, P0 है, डिवाइड बाई प्रेशर एट टाइम T, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसको हम यहाँ पे देखिएगा इतने पार्ट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिख रहे होंगे हम 2P0 माइनस PT। तो इस तरीके से हमें रेट कांस्टेंट K और टाइम T के बीच में एक रिलेशन मिल जाता है। अब हम लौटते हैं अपने इस वाले क्वेश्चन पे। इस वाले क्वेश्चन में जो जो यहाँ बोला गया है उस चीज़ को मैंने नीचे नोट कर रखा है, तो यहाँ पे देख लीजिए। देखिएगा यहाँ पे हमने लिख रखा है कि एट टाइम T इज इक्वल टू 0
पी नॉट हो जाएगा तो कितना लिखा जाएगा वो 0.5 एटमॉस्फेयर, ये ऊपर लिखा गया है, यहाँ पे हमने लिख लिया। ओके भैया, और टाइम टी इज इक्वल टू 100 सेकेंड पे पीटी की वैल्यू कितनी है 0.6 एटमॉस्फेयर है। ओके भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो आप बताइए यहाँ पर जो ये टी लिखा गया उसकी वैल्यू कितनी होगी, उसको आप लिखोगे टी इज इक्वल टू T2 माइनस T1, जो कि होगा 100 माइनस 0, तो हो जाएगा टाइम क्या 100 सेकेंड। तो इस तरीके से देखिएगा, इस T की जगह पे हमने यहाँ पे 100 सेकेंड लिख रखा है। और यहाँ पर देखो लिखा गया P नॉट, तो P नॉट की वैल्यू हो जाएगी 0.5, तो हमने ऊपर लिखा 0.5। नीचे फिर क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.5, क्योंकि यहाँ पर P नॉट की यही वैल्यू है। और आगे लिखा जाएगा माइनस पी टी, यहाँ पर पी टी की वैल्यू है 0.6, तो हमने यहाँ पर लिख दिया है 0.6। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तब हमें वहाँ पर के की वैल्यू मिल जाएगी इतना, मतलब कि वो होगा 2.231 इंटू 10 की पावर माइनस 3 सेकेंड इनवर्स। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है रेट ऑफ रिएक्शन, तो भैया हमने क्या निकाल दिया, हमने तो रेट कांस्टेंट के निकाल दिया। अब हम क्या करेंगे ना, रेट कांस्टेंट के को यूज करके हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे। तो चलिए अब इस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट लिख लेते हैं। क्या लिखोगे, रेट इज इक्वल टू के इंटू पी, मतलब कि प्रेशर ऑफ SO2Cl2 एट टाइम टी। तो इस तरीके से हमें जो अभी इक्वेशन मिला है इसमें हम क्या करेंगे, इस के की वैल्यू हमने तो पता कर लिया है, अब हम क्या करेंगे PSO2Cl2 की वैल्यू पता करके इसमें ला करके पुट कर देंगे, तब हमें रेट की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए अब अपना टारगेट रखते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2Cl2 एट टाइम टी, मतलब कि अब हम ये निकालने वाले हैं। तो देखो भैया, उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर टोटल प्रेशर एट टाइम टी इज इक्वल टू 0.65 एटमॉस्फेयर। ये तो हमें दिया ही गया है उस वाले टेबल के अंदर, कोई बात नहीं भैया। हमें क्या निकालना है, प्रेशर ऑफ SO2Cl2 एट टाइम टी निकालना है, मतलब कि हमें PSO2Cl2 निकालना है एट टाइम टी के लिए। क्या होता है वो होता है 2P नॉट माइनस PT, अभी हमने निकाला था। P नॉट की वैल्यू हमें क्या पता चला है 0.5, और PT की वैल्यू कितनी पता हमें 0.65। जब इसको आप रखेंगे तो हमें मिल जाएगा 0.35 एटमॉस्फेयर, और ये है क्या, ये है पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2 एट टाइम टी। तो चलो भैया अब रेट निकाल लेते हैं। रेट हो जाएगा देखो इतना, के की वैल्यू हमें यहाँ पे इतना दिया गया है, ठीक है भैया, ये रख दिया हमने यहाँ पे के की वैल्यू, फिर हम रखेंगे इस वाले यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तब आपको मिल रहा होगा के इज इक्वल टू इतना। आई होप आपको समझ में आया हो ये कॉन्सेप्ट किस तरीके से लगाना है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, आई होप आप वो पकड़ चुके होंगे। अभी जो हमने क्वेश्चन आपको सिखाया ना, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था CBSE 2014 के अंदर, और ये मैंने आपको आपके नोट्स में दे रखा है, तो उसको आप वहाँ पे सॉल्व करिएगा। वहाँ पे मैंने डायरेक्ट फार्मूला लगाना सिखा दिया है। अभी मैंने आपको फार्मूला डराइव करना सिखाया, अब आप उससे पढ़ेंगे तो आप शायद आसानी से के की वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे। और इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको इस के की वैल्यू ही निकालनी है। अब जो अगला टॉपिक दे रखा है एनसीईआरटी में यार, वो है हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन। और यार इससे भी बोर्ड्स ना काफी बार क्वेश्चन पूछता ही है। अब तुम इसके नाम से ही समझ गए होगे, इसका मतलब हाफ लाइफ का मतलब होता है आधी जिंदगी। तो बेसिकली इसका मतलब होता है कि अगर तुमने कुछ एक्स कॉन्सेंट्रेशन स्टार्टिंग में ली थी तो वो कितने टाइम बाद आधी हो चुकी होगी, तो उस टाइम को हम हाफ लाइफ बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन होती है द टाइम इन विच द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट इज रिड्यूस टू 1/2 ऑफ इट्स इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो वही हो गया कि एक्स ली थी तो x/2 कब तक हो जाएगा वो। तो किसी रिएक्शन R से P के लिए हमें T इक्वल टू 0 पे R0 दे रखा होगा, और किसी T इक्वल टू T हाफ पे R0/2 कॉन्सेंट्रेशन हो रही है, तो हमें वो T हाफ निकालना है। तो पहले हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो उसमें हमने एक इक्वेशन निकाली थी जिसमें K इक्वल टू आया था हमारा R0 माइनस R डिवाइडेड बाय T के। अब T को तुम इक्वेशन के इस साइड ले जाओ और K को इक्वेशन के इस साइड ले आओ, तो तुम्हारे पास आएगा T इज इक्वल टू R0 माइनस R डिवाइडेड बाय K। तो अगर इसमें तुम T की वैल्यू T हाफ रख दो और R की वैल्यू R0/2 रख दो, तो तुम्हें इजीली T हाफ की वैल्यू पता चल जाएगी। तो T हाफ की वैल्यू आती है हमारी R0 माइनस R0/2 डिवाइडेड बाय K। जैसे तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास आएगा R0 डिवाइडेड बाय 2K। अब तुम देख सकते हो जो T हाफ होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, वो दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे, दूसरा रेट कांस्टेंट पे। और वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और K से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है।
अब हम हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखते हैं। तो उसमें हमने जो k है उसकी इक्वेशन निकाली थी 2.303 डिवाइडेड बाय t टाइम्स log r नॉट बाय r। तो अगर इसमें तुम t की वैल्यू t हाफ डाल दो और r की जगह r नॉट बाय 2 डाल दो तो जो इक्वेशन आएगी तुम्हारी वो होगी k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय t हाफ टाइम्स log ऑफ 2। इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो हमारे t हाफ की वैल्यू आ जाएगी 2.303 log 2 डिवाइडेड बाय k। अभी हम फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के अंदर टी हाफ की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे थे, तो हमें मिला टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई के इंटू लॉग 2। और log 2 की वैल्यू हमें पता होती है, क्या होती है, 0.301 होती है। इसकी जगह पर जब आप ये रखोगे फिर उसको मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ तो हमें मिल रहा होगा 0.693। तो इस तरीके से आपको एक इक्वेशन याद रखनी पड़ेगी कि टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई के। शायद आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो के है ये तो रेट कांस्टेंट है और ये टी हाफ क्या है, हाफ लाइफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो यहाँ से इस चीज़ को याद रखिएगा, ये आगे बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है और आपके पेपर में भी ये दिखाई देगा। अच्छा, इसको देख करके आपके खोपड़े में कुछ आ रहा है, आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि जो ये हमारा हाफ लाइफ है ना, ये हाफ लाइफ जो इनिशियल कंसंट्रेशन पे तो डिपेंड ही नहीं करती। क्या बोल रहा हूं मैं कि ये जो हमारा टी हाफ है वो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करती। अगर रिएक्टेंट पर डिपेंड करती तो हमें यहाँ इक्वेशन में आर नॉट दिखाई देता, जैसा कि जीरो ऑर्डर के अंदर हमने पढ़ा था कि टी हाफ इज इक्वल टू आर नॉट डिवाइड बाई 2k। ये कहाँ पढ़ा था, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर पढ़ा था। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर जो टी हाफ होता है वो आर नॉट के प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर जो टी हाफ होता है वो जो है इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। और इस लाइन के अंदर मैंने यही चीज़ लिख रखा है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है जो कि पूछा गया था सीबीएसई 2013 के अंदर। क्वेश्चन कहता है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज फाउंड टू हैव अ रेट कांस्टेंट k इज इक्वल टू 5.5 इंटू 10 की पावर -14 सेकेंड इनवर्स, फाइंड द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। तो चलो भैया अब इसका आंसर देख ले, बहुत ही आसान है। अभी मैंने आपको एक इक्वेशन बताई, क्या बताया कि टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई के, ये चीज़ मैंने आपको बताई। अब आपको क्या करना है, ये के की वैल्यू ले जा करके यहाँ पे पुट कर देनी है, आपको टी हाफ की वैल्यू मिल जाएगी। यही हमने यहाँ पे किया है। ये चीज़ जब हमने पुट किया तो हमें मिलेगा टी हाफ इज इक्वल टू दिस। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ चुका हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें डिस्कस करना है वो पूछा गया था सीबीएसई 2015 के अंदर। क्या क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। लिखा गया है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 30 मिनट फॉर 50% कंप्लीशन। कहने का मतलब हुआ कि 30 मिनट के अंदर इस फर्स्ट ऑर्डर का 50% कंप्लीट हो जाता है। मतलब कि यहाँ पर टी हाफ की वैल्यू दे दी गई है 30 मिनट, क्योंकि टी हाफ का मतलब ही होता है कि आपका रिएक्टेंट इस समय क्या हो चुका है, 50% हो चुका है। ओके भैया, आगे लिखा गया है कि कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90% कंप्लीशन ऑफ दिस रिएक्शन। जहाँ पे log 2 की वैल्यू की हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम इस चीज़ को यूज कर लेंगे। क्या बोला गया, हमें 90% कंप्लीशन पर थोड़ी सी चर्चा करनी है। ठीक है भैया, अगर 90% कोई चीज़ कंप्लीट हो रही होगी तो बताइए टाइम टी पर वो कितना होगा, वो होगा 10% निश्चित रूप से। तो देखिए क्या लिखा जाएगा, अगर मान लीजिए आर नॉट की वैल्यू जो है 100 है, कितनी है, 100 है, तो आर की वैल्यू क्या होगी, मतलब कि कंसंट्रेशन एट टाइम टी कितनी होगी, 10 होगी, क्योंकि हम क्या करेंगे 100 माइनस 90 कर देंगे तो हमें यहाँ पे 10 मिल जाएगा। ठीक है भैया, कोई बात नहीं। देखो भैया, लेकिन हमें अगर टाइम टी निकालना है तो उसके लिए हमें रेट कांस्टेंट के की वैल्यू चाहिए। वो कहाँ से लाएंगे, वो लाएंगे इस वाले एक्सप्रेशन से, इस वाले सेंटेंस से, जो कि है कि भैया देखो टी हाफ हमने लिख दिया, ये है 30 मिनट। तो इस तरीके से हमें के की वैल्यू मिल जाएगी 0.693 डिवाइड बाई 30 मिनट। ये 30 मिनट क्या है, टी हाफ की वैल्यू है। ओके भैया, तो इस तरीके से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल रहा होगा 0.023 मिनट इनवर्स। ये किसकी वैल्यू है, ये के की वैल्यू है। ओके, आगे लिखा गया है कि फॉर द सेम रिएक्शन, यहाँ पे सम लिखा है, ये है सेम। ठीक है, सेम रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90% कंप्लीशन, हमें यही चीज़
निकालनी है, यही चीज़ कैलकुलेट करनी है। तो देखिए हमें क्या करना है, हमें लिखना होगा आर नॉट की वैल्यू 100 और आर की वैल्यू क्या होगी 10 होगी। ठीक है, हमें टी इज इक्वल टू लिखना पड़ेगा किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो हम लिखेंगे 2.303 डिवाइड बाई के इंटू लॉग आर नॉट बाई आर। आर नॉट की वैल्यू हमने क्या लिख दिया 100 लिख दिया, आर की वैल्यू क्या रख दिया 10 रख दिया। जब हम ये सारा चीज़ यहाँ पे रख रहे होंगे तो हमें यहाँ पे जवाब मिलेगा t इज इक्वल टू दिस मिनट, मतलब कि हमें यहाँ पे t इज इक्वल टू मिलेगा 100.13 मिनट। आप इसको लिख सकते हो कि t कितना मिलेगा, मतलब कि टाइम कितना मिलेगा 100 मिनट मिलेगा उस रिएक्शन को 90% कंप्लीट करने में। तक हमने दो तरीके के रिएक्शन पढ़े थे, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर। तो एक काम करते हैं, उन दोनों के बीच में ना थोड़े से डिफरेंसेस देख लेते हैं ताकि तुम्हें याद करने में भी आसानी रहेगी और तुम्हारे लिए एक रिवीजन भी हो जाएगी। तो जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है उसमें जो रेट की इक्वेशन होती है वो होती है dr बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस के। अगर तुम फर्स्ट ऑर्डर के लिए लिखोगे तो इक्वेशन आती है dr बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस के इंटू आर की कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर इन दोनों इक्वेशंस को तुम इंटीग्रेट कर दो तो जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ तुम्हारे पास आता है वो होता है r इज इक्वल टू आर नॉट माइनस के टी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, और r इज इक्वल टू आर नॉट इंटू ई की पावर माइनस के टी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अगर तुम ग्राफ्स प्लॉट करो तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन आती है और जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ है वो एक एक्सपोनेंशियल ग्राफ आता है। हाफ लाइफ जो होती है जीरो ऑर्डर रिएक्शन की होती है आर नॉट डिवाइडेड बाय 2k, और जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की होती है वो होती है ln2 बाय k। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट होती है वो होती है मोलर पर सेकंड, और जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट होती है वो होती है पर सेकंड। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट वर्सेस रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है क्योंकि वो उस पर डिपेंड ही नहीं करता है, और जो रेट वर्सेस रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है बट कांस्टेंट वैल्यू की नहीं होती, उसका स्लोप कांस्टेंट होता है क्योंकि जो रेट है वो रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन की पावर रेज टू 1 से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब एनसीईआरटी का अगला टॉपिक देखते हैं जो है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो यार सूडो का तो मतलब ही होता है फॉल्स। तो यार ये रिएक्शंस जो होते हैं ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होते नहीं है, बट क्योंकि एक रिएक्टेंट को छोड़ के बाकी सारे रिएक्टेंट्स इतनी एक्सेस में प्रेजेंट होते हैं कि इनिशियल और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कंपेयर करने पे बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता और उसे तुम कांस्टेंट मान सकते हो, इसलिए ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बन जाते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं जैसे हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट। तो यार इथाइल एसीटेट जो होता है वो वाटर और H+ की प्रेजेंस में एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। तो मान लेते हैं कुछ T0 पे इथाइल एसीटेट के 0.01 मोल्स थे और वाटर के 10 मोल प्रेजेंट थे, और एसिटिक एसिड के 0 और इथाइल अल्कोहल के भी 0 मोल्स थे। तो कुछ टाइम T पे जब इथाइल एसीटेट खत्म हो गया और उसके 0 मोल्स प्रेजेंट थे और वाटर के जो मोल्स थे वो 9.99 मोल्स हुए, क्योंकि 10 माइनस 0.01 जो है वो 9.99 होगा। तो एसिटिक एसिड के 0.01 मोल्स हो गए और इथाइल अल्कोहल के 0.01 मोल्स हो गए। अब आप देख सकते हो कि इनिशियली और फाइनली जो वाटर की कॉन्सेंट्रेशन थी उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो इसे हम रेट लॉ जब लिखेंगे तो इसे कांस्टेंट मान सकते हैं। अगर इस रिएक्शन के लिए हम रेट लॉ लिखे तो रेट एक्सप्रेशन आएगा रेट ऑफ अ रिएक्शन इज इक्वल टू के टाइम्स वाटर की कॉन्सेंट्रेशन इनटू इथाइल एसीटेट की कॉन्सेंट्रेशन। क्योंकि वाटर की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट है तो हम उसे के में ही इनकॉर्पोरेट करके के डैश मान लेते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम लिख सकते हैं के डैश टाइम्स इथाइल एसीटेट की कॉन्सेंट्रेशन। अब जो ये रेट एक्सप्रेशन है ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट एक्सप्रेशन हो गया, बट अब आप देख सकते हैं कि कैसे वाटर की कॉन्सेंट्रेशन से ये अफेक्ट नहीं हो रहा है, इसलिए इसे हम सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलेंगे। क्योंकि वाटर रिएक्शन में तो पार्ट ले रहा है बट वो रेट लॉ में नहीं दिख रहा हमें, क्योंकि उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो थ्रू आउट द रिएक्शन कॉन्स्टेंट ही रह रही है। एक और एग्जांपल इसका होता है हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर। तो उसमें C12H22O2 यानी केन शुगर जो होती है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके H+ की प्रेजेंस में ग्लूकोज और फ्रक्टोज में ब्रेक हो जाती है। इसमें भी वाटर इतनी एक्सेस में प्रेजेंट होता है कि जो रेट होता है वो सिर्फ और सिर्फ केन शुगर पे डिपेंड करता है और वाटर पे डिपेंड नहीं करता है। तो इतना सब कुछ ज्ञान लेने के बाद इस चैप्टर के लास्ट में मैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और करा देना चाहता हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है कंक्रीट हो जाए, वो एक सॉलिड बन जाए। चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। यहाँ पर लिखा गया है कि फॉर द फर्स्ट ऑर्डर जो कि रिएक्शन में है H2O2 गैस, ये टूट करके बन रहा है H2O लिक्विड प्लस O2 गैस, और यहाँ के लिए लिखा गया है रेट कांस्टेंट K इज इक्वल टू 1.06 इंटू 10 की पावर -3 मिनट इनवर्स। आपको इस फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट K की वैल्यू दे दी गई है।
पहला चीज यहाँ पे पूछा गया है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर 15% ऑफ द सैंपल H2O2 टू डिकम्पोज। कहने का मतलब हुआ कि हमारा जो H2O2 का सैंपल है उसका अगर हमें 50% डिकम्पोज करना है बाई फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स तो हमें वहाँ पे कितना टाइम लगेगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो आपको पढ़ाया है उसी को यहाँ पे यूज करना है, ठीक है भैया। और अगला यहाँ पे पूछा गया है कि अगर आपको 85% ऑफ दिस सैंपल डिकम्पोज करना है तो वहाँ पे आपको कितना टाइम लगेगा। तो भैया इसको निकालना है बहुत ही आसान, ये पूछा गया था दिल्ली 2014 के अंदर। तो चलो भैया इसके आंसर पे अब डिस्कशन कर लेते हैं। चलिए भैया यहाँ पे मानेंगे हम क्या, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 कितना मान रहे हैं भैया, 100 मोलर मान रहे हैं। तो आप बताइए कि टाइम t पर कितना होगा, ये 100 माइनस 15 मोलर होगा, जो कि हो रहा होगा 85 मोलर। समझिएगा ध्यान से, बोला गया था कि आपको वहाँ पे 15% जो है क्या करना है, डिकम्पोज कराना। देखिएगा यहाँ पे लिखा गया कि 15% हमें क्या करना है, डिकम्पोज करना है H2O2 को। अगर वो डिकम्पोज होगा मतलब कि कंसंट्रेशन कम होगा तो 100 में से आप क्या करिए 15 घटा दीजिए तो कितना आएगा टाइम टी पर, 85 मोलर आएगा। ओके भैया, यहाँ पे लिखा जाएगा रेट कांस्टेंट की वैल्यू k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई t इंटू लॉग। ऊपर क्या लिखेंगे, इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइड बाई कंसंट्रेशन एट टाइम t। लेकिन हमें यहाँ पे टाइम निकालना है तो हम लिखेंगे t इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई k इंटू लॉग। ऊपर लिख रहे होंगे कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 एट टाइम t इज इक्वल टू 0, मतलब कि इनिशियल कंसंट्रेशन आपको ऊपर लिखना है और टाइम t पर जो कंसंट्रेशन आया उसको नीचे लिखना है। तो देखो भैया इसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया, 100 लिख दिया, इसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया, 85 लिख दिया। यही चीज़ तो देखो अभी हमने निकाला था। जब आप इसको कैलकुलेट करते हो तब हमें वहाँ पे t इज इक्वल टू मिलता है 153.3 मिनट। ओके भैया, अब आते हैं सेकंड वाले पे। सेकंड वाले में आपको 85% डिकम्पोज कराना है तो आप क्या लिखोगे, शुरुआत में रहा होगा अगर 100 तो अब क्या हो जाएगा 100 माइनस 85 कितना हो जाएगा, 15 मोलर हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे देखिएगा इसकी वैल्यू हमने रख दी है ऊपर 100, नीचे रख रहे होंगे हम 15। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो वहाँ पे मिल रहा होगा इतना मिनट, किसके लिए, 85% सैंपल ऑफ H2O2 को डिकम्पोज करने के लिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर भी हमें एक्सपेरिमेंटल बेस्ड कुछ डेटा दिए जाएंगे और आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे रेट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। हमें इस रिएक्शन के लिए रेट इक्वेशन लिखना है। देखो भैया यहाँ पे टेबल के अंदर लिखा गया है यहाँ पे एक्सपेरिमेंट। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जब हम कर रहे हैं उस समय हमने NO की कंसंट्रेशन ले रखी है इतनी, ठीक है, और O2 की कंसंट्रेशन ले रखी है इतनी, और हमें वहाँ पर NO2 के फॉर्मेशन की रेट मिलती है इतनी। क्या मिल रहा है, NO2 के फॉर्मेशन की रेट। तो देखो भैया ये जो हमारा NO2 है इसके फॉर्मेशन की जो रेट होगी, इसके जो अपीयरेंस की रेट होगी, वही जो है रेट ऑफ रिएक्शन होगी, क्योंकि इस NO2 के लिए हमारा स्टोइकोमेट्रिक कांस्टेंट तो 1 ही है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 इज इक्वल टू रेट ऑफ द रिएक्शन। तो चलिए अब आते हैं सेकंड वाले एक्सपेरिमेंट में। सेकंड वाले एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया, NO की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया, O2 की कंसंट्रेशन को सेम रखा, तब हमें यहाँ पे इतना मिलता है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2। कहने का मतलब यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या मिलता है, इतना मिलता है। सिमिलरली अगर हम NO की कंसंट्रेशन को सेम रखें और O2 की कंसंट्रेशन को जस्ट डबल कर दें, तब हमें वहाँ पर NO2 की फॉर्मेशन की रेट मतलब कि रेट ऑफ द रिएक्शन इतनी मिलती है। और इस फोर्थ एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने NO की कंसंट्रेशन को भी डबल ले रखा है और O2 की कंसंट्रेशन को भी डबल ले रखा है, तब हमें रेट इतना मिल जाता है। और इस क्वेश्चन के अंदर हमें रेट इक्वेशन निकालना है इस वाले रिएक्शन के लिए। तो अब हम इस क्वेश्चन के आंसर पर डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर देखिए कौन कौन से रिएक्टेंट थे, 2 रिएक्टेंट थे, एक था NO, दूसरा था O2। ठीक है भैया, यहाँ पे 2 रिएक्टेंट थे तो हम रेट कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे रेट इज इक्वल टू K इंटू NO की पावर X एंड O2 की पावर Y। ये हमारा पहला इक्वेशन बनेगा। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, O2 लिखा जाएगा। देखो भैया यहाँ पे X जो है मैंने ऑर्डर माना है विद रिस्पेक्ट टू NO के, और Y जो है ऑर्डर माना है विद रिस्पेक्ट टू O2 के इस रिएक्शन के लिए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि ये रेट एक्सप्रेशन में हमने X और Y क्यों डाला है। अरे मेरे भैया
एक्स और वाई जो है ऑर्डर हैं और ऑर्डर को हम एक्सपेरिमेंटली ही निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस एक्सपेरिमेंटल डेटा को यूज करेंगे और इसके अंदर रखते जाएंगे और एक्स और वाई की वैल्यूज़ को निकाल लेंगे। और अगर हमें एक्स और वाई की वैल्यू पता चल गई तो उसको यहाँ पर पुट करेंगे, तो इस तरीके से हमें रेट एक्सप्रेशन ऑफ दिस रिएक्शन मिल जाएगा। तो चलो भैया फर्स्ट एक्सपेरिमेंट पर चलते हैं। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में दिया गया था इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ NO इज दिस। तो देखिएगा हमने NO की कंसंट्रेशन रख दिया है यहाँ पे इतना, ठीक है, और हमने O2 की कंसंट्रेशन यहाँ पे जो दिया गया था वो यहाँ पे रख दिया है, जिसकी पावर हमने यहाँ पे y लिख रखा है। और देखिएगा जो रेट है ना वो इतना था, तो इस तरीके से हमने रेट की जगह पर, देखिए रेट की जगह पे क्या लिख दिया, ये लिख दिया है। तो इस तरीके से हमें मिलता है दिस इज इक्वल टू दिस, जिसकी पावर होगा x और इसकी पावर होगा y। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर एक दूसरा इक्वेशन मिल जाता है, ठीक है भैया। अब आते हैं भैया सेकंड वाले एक्सपेरिमेंट के अंदर। इस सेकंड वाले एक्सपेरिमेंट के अंदर भी हमें सेम कहानी करनी है। क्या करना है, रेट की वैल्यू ये रख देनी है, ठीक है। ये जो आप लिख रहे हो ये किस में है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स में है, जो कि रेट के फॉर्म में दिया गया है। ओके भैया, सेकंड एक्सपेरिमेंट में जो हमें NO की वैल्यू रखनी है वो कितनी होगी, 0.6 होगी, ठीक है। और O2 की जो कंसंट्रेशन होगी वो कितनी होगी, इतनी होगी। जब हम इसको रखेंगे यहाँ पे देखिए हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी। अब हम चर्चा करेंगे इस थर्ड वाले पे। तो देखो भैया NO की कंसंट्रेशन इतनी है, तो हमने यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। O2 की कंसंट्रेशन इतनी है, तो यहाँ पे हमने ये लिख रखा है, जिसकी खोपड़ी पे y लिखा हुआ है। ओके, हमें आगे मिलता है NO2 के फॉर्मेशन की रेट इतनी, मतलब कि रेट ऑफ रिएक्शन, तो वो हो जाएगी इतनी। तो यहाँ पे इस तरीके से हमें फोर्थ इक्वेशन मिल जाएगी। ओके भैया, इतनी इक्वेशन बनाते जा रहे हो, उसका क्या फ़ायदा है अभी समझ में आ जाएगा। अब हम क्या करने वाले हैं देखना, हम इस 2 वाले को इस 3 वाले से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। जब हम डिवाइड करेंगे तो देखिएगा 2 वाले में रेट साइड क्या था, ये था, ठीक है, और 3 वाले में रेट साइड ये था, तो ये ऊपर लिख दिया गया डिवाइड बाई, नीचे ये देखिएगा लिख दिया गया है, ठीक है। आगे लिखा जाएगा इज इक्वल टू, ये वैल्यू हमारी ऊपर है, फिर इसको हम डिवाइड किससे कर रहे हैं, इससे कर रहे हैं, और दोनों की पावर क्या है, x है। तो देखिएगा दोनों की पावर हमने यहाँ पे x लगा रखा है, इनटू हम फिर लिखेंगे ये डिवाइड बाई ये, और दोनों की खोपड़ी पे क्या रहेगा, y रहेगा। ओके भैया, यहाँ पे ये देखो दोनों सेम वैल्यू क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, कट गए, अच्छी बात है। और इसको देखो 0.3 को इसको जब कट करोगे तो नीचे क्या आएगा, 2 आएगा, तो नीचे हो जाएगा 2 की पावर x, और यहाँ पर जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो यहाँ आएगा 1/4। तो इस तरीके से हमें मिलेगा 1/4 इज इक्वल टू 1/2 की पावर x। इसका मतलब यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। क्या होगी, 2 होगी। अब आगे देखिए हमें क्या करना है, डिवाइड इक्वेशन 4/2। यहाँ पर 4 के अंदर जो दिया गया है उसको हमें डिवाइड करना है इस 2 वाले से। जब आप 4 को डिवाइड करेंगे तो देखिए ऊपर रहेगा ये, उसको हम डिवाइड कर रहे होंगे इससे, तो इस तरीके से हमें मिल जाएगा दिस डिवाइड बाई दिस। ओके भैया, आगे मिलेगा इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए लिखा गया है के और यहाँ पर है के, दोनों के क्या करेंगे, कट जाएंगे, ठीक है भैया। आगे लिखा है 0.30, जिसका पावर क्या है x, और यहाँ पर भी यही है, तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे से कट जाएंगे। फिलहाल क्या करिए, लिख लीजिए। जब हम लिखेंगे तो देखिएगा हमें ये वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, और आगे चल के हम इसको क्या करेंगे, कट कर देंगे, ठीक है। आगे यहाँ पे लिखा गया है दिस डिवाइड बाई दिस। इस चीज़ को आपने क्या किया, यहाँ पे लिखा, तो ऊपर होगा 0.6। अच्छा, 0.6 को हमने ऊपर क्यों लिखा, क्योंकि हमने 4 वाले को ऊपर लिख रखा है, तो इस तरीके से इसको हम इससे डिवाइड कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा। अब हमें जो मिला है ना उस पर हमें फोकस्ड रहना है। ये वाली चीज़ तो चलो कट गई, ठीक है, कोई बात नहीं। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर आएगा 2, ठीक है, और यहाँ पर देखो जो 0.3 है, इससे जब आप 0.6 को कट करोगे तो ऊपर आएगा 2, तो हो जाएगा 2 की पावर y। तो 2 की पावर y इज इक्वल टू क्या आया, 2 आया। तो इस तरीके से हमें मिलेगा y इज इक्वल टू 1। अभी हमने निकाला कि x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। इसको हम ले जाके कहाँ पुट करेंगे, इसको हम पुट कर रहे होंगे इस वाले रेट एक्सप्रेशन में। तो इस तरीके से हमें रेट क्या मिलेगा, देख लो, मिलेगा रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ NO, जिसकी पावर आप लिखोगे 2, और फिर इसके बाद लिखोगे O2, जिसकी पावर आप क्या लिखोगे, 1 लिखोगे। आई होप आपको समझ में आया हो कि किस तरीके से आप इस टेबल को यूज करके इस वाले रिएक्शन के लिए रेट इक्वेशन लिख सकते हो। इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं। ये पूछा गया था दिल्ली 2012 के अंदर, थोड़ा सा बड़ा सवाल है तो निश्चित रूप से 5 नंबर में ही आया होगा। यहाँ पर आपको पूछा गया है कि फॉर द रिएक्शन
2NO प्लस Cl2 गैस, ये मिलकर के अगर 2NOCl बना रहे हैं तो इसके लिए लिखा गया है कि यहाँ पर कुछ डेटा कलेक्ट किया जा रहा है जो कि टेबल के फॉर्म में यहाँ पे लिख रखा है। यहाँ पे आपको 4 एक्सपेरिमेंट दिखेंगे, ठीक है। इन चारों एक्सपेरिमेंट के अंदर शुरुआत की कंसंट्रेशन NO की लिख रखी है, इसके बाद जो है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 लिखा है और इसके बाद लिखा है इनिशियल रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ Cl2। कहने का मतलब यहाँ पर रेट ऑफ द रिएक्शन लिखा है एक्चुअली, क्योंकि Cl2 के डिसअपीयर होने की जो रेट होगी वही रेट जो है इस रिएक्शन की रेट होगी। यहाँ का पहला पार्ट है कि आपको एक्सप्रेशन लिखना है किसके लिए, रेट लॉ के लिए। तो भैया जैसा हमने ऊपर अभी थोड़ी देर पहले बताया है उसी तरीके से आप पहले क्या निकालिए, रेट लॉ का एक्सप्रेशन निकाल लीजिए, वो इक्वेशन निकाल लीजिए। मैं ये मान करके चल रहा हूँ कि अब आप इतने कैपेबल हैं, इतने बुद्धिमान हो चुके हैं, इतने शक्तिशाली हैं बौद्धिक रूप से कि अब आपका कैलकुलेशन आपसे हो जाएगा। ठीक है भैया, हमने मान लिया है। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो वहाँ पे रेट लॉ मिल रहा होगा K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ NO की पावर 2 इंटू Cl2 की पावर 1। यहाँ पे जो आपको ये चीज़ दिख रही है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपना नोट निकालिए, उसमें देखिए कि ये कैलकुलेशंस जो हैं किस तरीके से की गई हैं। इन कैलकुलेशन पर थोड़ा दिमाग दौड़ाइए, तभी आप इसको पेपर में भी अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए भैया, ये हमें मिल गया यहाँ पे रेट लॉ की इक्वेशन। इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट था उसमें हमसे पूछा गया था कि बताइए यहाँ पर रेट कांस्टेंट की क्या वैल्यू आएगी। तो देखो भैया, यहाँ से आप पहले निकालो रेट कांस्टेंट K का एक्सप्रेशन। क्या लिखोगे, लिखोगे आप K इज इक्वल टू रेट डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ NO की पावर 2 एंड Cl2 की पावर 1। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ पे K लिखा गया और इन सारी वैल्यूज़ को इधर रेट के नीचे लिख दिया गया। तो इस तरीके से हमें ये मिल जाता है। देखो भैया, आप क्या करो, आप इस वाले टेबल में जाओ। कहाँ पे, इस वाले टेबल में जाओ, इस पहले वाले एक्सपेरिमेंट की डेटा को उठा लो। यहाँ से आप कंसंट्रेशन ऑफ NO ये लिख लो, कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 ये लिख लो और रेट जो है ये लिख लो, और इसको ले जा करके जो अभी मैंने आपको दिखाया था ये वाला इक्वेशन उसके अंदर ले जाके पुट कर दो। जब आप पुट करोगे तब यहाँ से आपको K की वैल्यू मिल जाएगी इतना। आई होप आपको समझ में आ रहा हो कि आपको इस एक्सप्रेशन के अंदर जो है रेट की वैल्यू रखनी है, कंसंट्रेशन ऑफ NO की वैल्यू रखनी है और यहाँ पे Cl2 की कंसंट्रेशन की वैल्यू रख देनी है। यहाँ पर आप एक्सपेरिमेंट 1, एक्सपेरिमेंट 2, एक्सपेरिमेंट 3 या एक्सपेरिमेंट 4 किसी में से भी डेटा उठा करके यहाँ पे रख सकते हो। आई होप आपको समझ में आया। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो आपको K की वैल्यू मिल जाएगी इतना। इस क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट था उसके अंदर ये पूछा गया था कि भैया जो ये क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह पर बताइए क्या लिखा जाए। मतलब कि इनिशियल रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ Cl2 इन एक्सपेरिमेंट 4 पर हमें डिस्कशन करना है, यहाँ का जवाब बताना है। कुछ नहीं करना, कुछ भी कठिनाई नहीं है। आपको देखिए क्या लिखना है, इनिशियल रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ Cl2 इन एक्सपेरिमेंट 4। मान लो उसको हमने क्या मान लिया, R4 मान लिया है। मतलब कि आपको एक्सपेरिमेंट 4 के अंदर आने वाले इस डेटा को और इस डेटा को यूज करना है विद द वैल्यू ऑफ K, मतलब कि रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी हमें यूज करनी है और यहाँ पे लाके रख देना है। तो इस तरीके से हमें रेट मिल जाएगा। देखो भैया, ये K की वैल्यू हमने क्या किया, इसके अंदर रख दिया। कंसंट्रेशन ऑफ NO और Cl2 ये हमने एक्सपेरिमेंट 4 से देख लिया। ऐसा करने पर हमें यहाँ पे एक्सपेरिमेंट 4 का रेट मिल जाएगा जो कि होता है इतना 2.77 मोलर पर मिनट। आई होप आपकी खोपड़ी में ये क्वेश्चन उतर चुका होगा। अगर आप ये समझ जाएंगे तो इससे आपके कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बढ़ेगी। आपको देखिए 3 चीज़ें निकालना आ जाएगा। एक तो रेट लॉ की इक्वेशन लिखनी आ जाएगी, दूसरा आपको रेट कांस्टेंट निकालना आ जाएगा, तीसरा आपको इनिशियल रेट निकालना आ जाएगा किसी भी एक्सपेरिमेंट के अंदर। तो इस तरीके से ये वीडियो करते हैं समाप्त। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए।